हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। रिप्लाई कीजिए बेटा कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, हाँ या ना। आस्था वेलकम बेटा, समीर, आयुषी, शश्मिता, शोमिता, बोन हाइपर, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग बेटा। am I ऑडिबल गाइस? सुन पा रहे हैं मुझे? स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? बताइए बेटा, स्टार्ट कीज करते हैं। ओके, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। प्रज्ञा वेलकम बेटा, एस्पिरेंट, हाँ जी। शोमिता, सुनन्या, यस वेलकम वेलकम। मिंटू गुड इवनिंग, मिंटू आके आ गया है। अनु में वेलकम बेटा। स्टार्ट करें? चलिए, मुझे भी ऑडियो ऑडियो सुनाई दे रही है। यस लो बाबा, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। नालायक, गुड नाइट, ओके ठीक है, और क्लियर, ठीक है। चलिए इजी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज वाले सेशन को। पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये सेशन किसके रिगार्डिंग है और किन बच्चों के लिए ये सेशन होने वाले हैं, कौन बच्चे सेशन देख सकते हैं और क्या कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं। एज यू नो, कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने पास में अपना एक पूरा जून 25 वाले बच्चों के लिए एक पूरा स्टडी प्लान दिया था कि 5 महीने की स्टडीज तुम्हारे पास कैसे तुम्हें करनी है। उस स्टडी प्लान के हिसाब से हमने पूरे सिलेबस को कुछ कॉम्बोज में डिवाइड किया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग किया भी कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से कॉम्बोज डिवाइड किए थे। और वहां पर मैंने कहा था सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कंपनीज एक्ट को स्टार्ट कीजिएगा, फिर कॉमर्शियल लॉ पे आइएगा, उसके बाद में एथिक्स और उसके बाद में इंडस्ट्रियल लॉ कंटिन्यू कीजिएगा। तो उसी के हिसाब से मैं डेली बेसिस के ऊपर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां मैं डेली बेस के ऊपर टास्क देता हूं बेटा कि आज कितनी क्लासेस कवर करनी है। जो बच्चे पेड वाले हैं, ये जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे और पेड वाले बच्चे दोनों को एक प्रॉब्लम कॉमन आती है जिसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें लॉ की चीजें पढ़ तो लेते हैं, क्लास तो पढ़ ली, क्लास कवर भी कर ली, बट प्रोविजन माइंड में रिटेन नहीं हो पाते हैं। उसी का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया आप लोगों के लिए बेटा कि किस तरह से लॉ के प्रोविजन जो आपने क्लासेस कवर कर ली हैं वो कैसे दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था अभी हमारे पास में कॉम्बोज के हिसाब से कॉम्बो ए बी सी डी, ये कॉम्बोज हमारे पास में बच्चे कवर कर चुके हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था। ठीक है, अब मेरा टारगेट था कि इन्हीं कॉम्बोज के हिसाब से इसके कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिए, क्लासेस आपने कवर कर ली, तो क्या क्लासेस कवर करने के बाद में जो कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, तो आप देख पा रहे हैं जो पूरा पढ़ चुके होते हो, इसके पढ़ने के बाद में इसे एक चार्ट में हम अगर समराइज कर लें, लेट्स सपोज कैसे चार्ट की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह की चार्ट की। ये चार्ट बुक जो बेसिकली आपके हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी बननी चाहिए, तो ऐसी एक चार्ट बुक तैयार हो जाए हमारे पास में जहां पे हमें क्लियरली ये आंसर मिल जाए कि हमारे प्रोविजन जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे कंटेंट हम पढ़ चुके हैं, वो समराइज फॉर्म में हमारे पास एक प्लेस पे हो, हमारी एक नोटबुक तैयार हो जाए उस चीज को लेके, तो जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में भैया तोड़ने फोड़ने वाले में मेरी गारंटी है। तो उसी को लेके मैं कंटिन्यू करने वाला हूं बेटा। ठीक है, ये परफेक्ट टाइमिंग है उन बच्चों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, ये परफेक्ट टाइमिंग है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पूरे दिन उन्होंने पढ़ाई कर ली। इस टाइम पर डेली करीबन 1 से 1.5 घंटा आपको मुझे देना है ताकि एटलीस्ट आपके प्रॉपर चेन में मैं आपकी स्टडीज को लेकर चल सकूं। ठीक है, अभी मैं चैट में देखूंगा बेटा बोन कर रहा है ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। इज इट सो गाइस? बाकी बताना प्लीज। बोन हाइपर कर रहा है ऑडियो में इश्यू है। इज इट सो? थैंक यू एनीवे, थैंक यू शक्ति, देवाशीष वेलकम बेटा। टेल मी गाइस, बाकी रिप्लाई कीजिए, क्या आपको ऑडियो में इश्यू आ रहा है आप लोगों को भी? और ये चार्ट मैं ऐसे बना के नहीं देने वाला, हम क्लास में बात चार्ट बनाएंगे, इसलिए मैंने मेंशन किया था कि भाई आप लोगों को प्रॉपरली अपनी एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना। नो सर, नो सर। ऑडियो बेटा बोन हाइपर अपनी तरफ से चेक करो बेटा, किसी को दिक्कत नहीं है ना? हाँ बेटा मानसी, ओके, यस, हाँ ओके। अभी हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं ऑलरेडी जहां पे मैं जूम सेशंस लेता हूं। ओके, तो कुछ सेशन में हम अपने पास में रेगुलर ले रहे हैं अपने पास में, बट कुछ सेशन में चाह रहा था कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को भी मिले, हमारे पेड बच्चों को तो मिले उनको ही मिले, तो इसलिए एक कंबाइंड सेशन के फॉर्म में यूट्यूब पे आए हम लोग अपने पास में। ठीक है, तो ये क्वालिटी कंटेंट होने वाला है, प्रीमियम चीज आपको मिलने वाली है, तो आपको ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लीजिए गाइज, मैं आज एज यूजुअल जो मैंने टास्क दिया था, हमारा अभी ट्यूसडे पे टेस्ट भी है, ट्यूसडे टेस्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा था कि चलो एक काम करते हैं, जो कंटेंट हम पढ़ चुके हैं उसी पार्ट को एक तरीके से अपनी माइंड मैप नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। माइंड मैप नोट का मतलब प्रोविजन को माइंड में रिटेन कैसे करना है। चले आइए बात करें। बोन हाइपर कर एक तरफ साउंड आ रहा है। इज इट सो? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए साउंड। तो वैसे हेलो 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 हेलो, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार एक चीज कर लेता हूं ताकि कोई इश्यू ना आए। अब चेक कीजिए बेटा, अब भी वही ऐसा ही आ रहा है। चले आइए, कोई नहीं बेटा, आज एक कान से काम एक कान से काम चलाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पढ़ने का तरीका रहने वाला है बेटा, आपके जो कंसेप्ट आप लोग कवर कर चुके हो, क्लासेस आप पढ़ चुके हो, उसी को मैं चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं और प्रॉपरली बहुत काम आने वाला है, ये बात ध्यान रखना अपने पास में। चलिए लेट्स बिगिन विद द पार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारी माइंड मैप की जो चार्ट बुक हम बनाने वाले हैं, माइंड मैप चार्ट बुक,
उसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अपने कंपनी एक्ट के साथ में, ठीक है। अब एज यू नो आपके सिलेबस के अंदर कंपनीज एक्ट 40% पार्ट कवर करता है। ये मैं बचा ही चुका हूं किन बच्चों के लिए, दो तरह के बच्चों के लिए, चाहे बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हो जो खुद स्टडी कर रहे हैं, या वो जो क्लासेस कवर कर चुके हैं, मतलब जो पेड स्टूडेंट है बेटा, पेड स्टूडेंट्स वाले बच्चे जिन्होंने क्लासेस कवर कर लिया, अब उनका प्रॉपर तरीके से एक पूरा रिकॉलिंग करना और उनको एक प्रॉपरली कंटेंट देना, वो इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारी शुरुआत होती है यहां से, आप भी हेडिंग बना लो बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 हम बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन, कंपनी एक्ट की स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है, कहां से कवर करना है, तो मैं इसको 4 फेज में कंटिन्यू करने वाला हूं आज की क्लास सेशन में। हमारा फर्स्ट फेज रहने वाला है बेटा, हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंपनी एक्ट के बारे में, थोड़ा स्पीड अप में होगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। पेड क्लास की रेगुलर क्लास जो हम डिटेल में पढ़ा है वैसे नहीं होगा, थोड़ा स्पीड में करने वाला हूं, ओके। तो बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट आएगा, हम बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में कि कंपनी एक्ट इवोल्व कैसे हुआ। सर काम की चीज है, हाँ बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है आपके ऊपर इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास में आता है, हमारे पास हम बात करेंगे इसके इंट्रो के बारे में, जहां पर हम अपने पास में कंपनीज एक्ट कहां एप्लीकेबल है, डेफिनेशन कौन कौन सी है, कौन कौन सी अथॉरिटीज है, रिमेंबर ये आप लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन। और यहां पर मैं बात करूंगा डेफिनेशंस के बारे में भी कि कंपनी की डेफिनेशन कौन सी है, कौन कौन सी अथॉरिटीज कहां पर एप्लीकेबल, कौन कौन सी, अगर बोलो आरओसी का काम क्या, एनसीएलटी क्या, एनसीएलटी की बात करने वाला हूं। उसके बाद में हाँ बेटा पूरा चलने वाला प्रीतम, यस बेटा चले। इसके बाद हम आएंगे अपने पास में फीचर ऑफ कंपनी के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या कुछ होने वाला है, वो मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। हम बात करेंगे फीचर कंपनी के ऊपर, हाँ चैट में बीच में चेक करूंगा, लगातार चेक नहीं करूंगा वरना हमारा फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे फीचर हमारे खत्म होंगे तो हम आएंगे अपने पास में टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है हमारे पास में इस कंटेंट को कवर करना और इस तरीके से हम लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए भाई लोगों, तो आपने हेडिंग बना ली है हमारे पास में। पहला इवोल्यूशन की बात कर लेता हूं, स्पीड अप में बात करूंगा, क्लास में डिटेल में बात की थी। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सुनो भाई लोगों, हमारी कहानी की पहली शुरुआत, कंपनी एक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कैसे, एग्जांपल के लिए माय पॉइंट इज कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ, कब एलएलपी कांसेप्ट लाया गया, एग्जांपल लिमिटेड लायबिलिटी वाला कांसेप्ट लाया गया, कब कंपनीज को मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने की परमिशन दी गई, कब क्लासिफिकेशन वाला कंटेंट आया। तो ऐसे करके हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कंपनीज एक्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 के अंदर। हालांकि दो तरह की डेफिनेशन कंपनी पे सुनने को मिलती है। पहली डेफिनेशन सुनने को मिलती है जो एक्ट ने डेफिनेशन दी, एक डेफिनेशन सुनने को मिलती है जो अलग अलग जस्टिस, अलग अलग जो कोर्ट जजमेंट्स हुए उनमें जो डेफिनेशन निकल के आई। तो नॉर्मली ये रिकमेंडेड होता है कि कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करूं, तो आंसर है भैया एक्ट की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो कंपनी एक्ट 13 से पहले बहुत सारे कंपनी हो चुके रह चुके हैं, उनको उनसे आई हुई डेफिनेशन, उनसे आई हुई प्रोविजन हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच मानसी, ओके थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं भैया, सबसे पहला हमारे पास में आता है 1844, सुनना ध्यान से बात को। 1844 में, अब देखो सुनना, 1844 में सबसे पहले आपके पास में कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी कंसेप्ट आया था। मैं पहले बोल रहा हूं रेगुलर क्लास की तरह नहीं होगा ये, मैं बता रहा हूं पूरे चार्ट मेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में याद रखना 1844 में सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंसेप्ट आया था। इससे पहले भी 1600 से लेके 1874 ये वो टाइम पीरियड है बेटा जब ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल चलता रहा था। तो प्रैक्टिकली 1844 में जो कंपनी का कंसेप्ट आया था वो था जॉइंट स्टॉक कंसेप्ट, जेएससी। जॉइंट स्टॉक कंसेप्ट हमारे पास में आया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज बना सकते हो, और नॉर्मली सभी को जो बिजनेसेस थे उनको परमिशन दिया गया था कि ठीक है भाई काम करो, तुम भी कंपनीज बना सकते हो, तुम भी कंपनी बना सकते हो। रीजन क्या था, रीजन ये था 1844 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी, वो किससे, ऑर्डर ऑफ क्वीन के चलती थी, क्वीन एलिजाबेथ, रिमेंबर क्वीन विक्टोरिया, इनके कहने पे चलती थी। तो आदेश पर जो कंपनी बनाई जाती थी उन्हें बोलते थे चार्टर कंपनी बोलते थे। अब चार्टर कंपनी थी लेकिन पब्लिक को अलाउड नहीं था, तो 1844 में पहली बार पब्लिक को अलाउ किया गया कि तो तुम भी अपने बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम कंडीशन कंटिन्यू हुई 1850 के अंदर, 1850 के अंदर भी ये एक तरीके से पूरी तरह सब लोगों को अलाउ कर दिया गया था कि ठीक है भैया अब हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी कंसेप्ट आ चुका है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, और ये चलता आ रहा, ध्यान रखना। इसके बाद में बात करता हूं, इसके बाद में 1860 लिखता हूं पहले मैं एक बार, 1860 से पहले 1857, 50 का 57, 1860, 1866, 1882, 1913, 1956, और तब जाके हमारे पास आता है हमारा कौन सा पार्ट भैया, हमारा पार्ट आया 2013।
तो प्रैक्टिकली ये जितने भी सारे ईयर मैं लिख रहा हूं, ये सारे ईयर वो है जिन्हें हम कंपनी की डेफिनेशन में कहते हैं प्रीवियस कंपनीज लो, इन्हें बोलते हैं प्रीवियस कंपनी लो। तो पॉइंट ये आया कि ये सारे वो पार्ट थे जब कंपनीज की डेफिनेशंस को, कंपनी को के अंदर अलग अलग तरह की चीजें एड ऑन की गई और उसको एडिशन बना के कंपनी को और बढ़िया बना दिया गया। अब प्रैक्टिकली बता दिए 1844 में क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी कंसेप्ट। 1850 में क्या हुआ, वही कंसेप्ट फॉलो हुआ। 1857 में सबसे पहली बार इंडिया के एग्जांपल कंपनीज एक्ट के अंदर क्या हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट लाया गया कि भैया अब कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी वाली बन सकती हैं। ये कंसेप्ट बाद में आया था बेटा। 1860 में क्या हुआ, 1860 के अंदर उसके बाद में देखो इवोल्यूशन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ईयर पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। 1860 में क्या हुआ, 1860 के अंदर उसके बाद में जो बैंकिंग कंपनीज हैं और जो एनजीओ हैं उनके रजिस्ट्रेशन को अलाउ कर दिया गया कि ठीक है भैया अगर आप बैंक भी चाहें तो वो भी कंपनीज के रूप में फॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद 1863 इंडिया के अंदर इंडिया का सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट फॉर इंडिया, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट इंडिया के लिए, जिसे बनाया गया कि भाई ठीक है भैया अब से आप इंडिया के लिए एक कंक्लूसिव एक्ट दे दिया हमने कि अब से इंडिया पर एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन ध्यान रखना ये ईयर वही था जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये उन्हीं के अंडर में आया था। इसके बाद भी 1882 के अंदर पावर, कोर्ट को पावर दी गई, जो हम बोलते हैं ना आज के दिन में कि एनसीएलटी के पास क्या पावर है, रिमेंबर, हालांकि एनसीएलटी बाद में बना, लेकिन कोर्ट के पास क्या पावर्स होंगी, द पावर ऑफ कोर्ट क्या है, या फिर जितनी भी सारी कंपनीज हैं, जो कंपनीज होंगी वो उनको, उन सभी को अपने स्टॉक को उनको ऑफिशियली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उन्हें अपने स्टॉक को ऑफिशियली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये चीज इंट्रोड्यूस हुई 82 के अंदर। 1913 में क्या हुआ, 1913 को सुनते रहना ध्यान से बात को, पूरा पढ़ चुके हो आप लोग। 1913 में क्या हुआ, उसके बाद में अगले कुछ सालों के बाद में क्या हुआ कि एमओए कंपनी को बनाना मैंडेटरी, मतलब इन शॉर्ट एमओए पहले नहीं बनता था। 1913 के अंदर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, उसके ऑल्ट्रेशन, शेयर सर्टिफिकेट, ये सब चीजें एड ऑन की गई। उसके बाद में जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि 2013 से पहले कौन सा एक्ट था, आंसर है भैया वो एक्ट था हमारे पास 1956, जो करीबन 29 अमेंडमेंट के बाद बना 2013। मतलब इन शॉर्ट कंपनी एक्ट 13 से पहले 1956 हुआ करता था। तो प्रैक्टिकली कंपनीज की जो क्लासिफिकेशन हम लोग आज पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8, ये क्लासिफिकेशन की जो बातें आई वो इसी ईयर में आई। और फाइनली हमारा आया 2013, जो कि हम बोलते हैं आफ्टर 25 अमेंडमेंट, करीबन 25 बार अमेंड हुआ हमारा 1956 और बना हमारे पास में 2013। तो ये है बेटा पहला पार्ट हमारा इवोल्यूशन का पार्ट। तो इन शॉर्ट एक चीज क्लैरिटी मिलती है कि एकदम से प्रोविजन एड ऑन नहीं किए गए, पार्ट्स में प्रोविजन एड ऑन किए गए हैं। आगे आता हूं, अगला पार्ट है हमारे पास में, इंट्रो की बात करता हूं। तो इंट्रो वाले पार्ट में चलो बनाते हैं, इसके बारे में लिखते हैं इसके बारे में। तो इंट्रो के बारे में मैं फर्स्ट चीज लिखता हूं, सुनना। इंट्रो में मैं दो चीजें लिखने वाला हूं, मुझे बताना। पहली बात भैया, सबसे पहला कंपनीज की डेफिनेशन की बात कर ली जाए। हमारी कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, रिप्लाई करो मुझे, आई वॉन्ट टू नो योर आंसर। मैंने पहले बोला आप पढ़ चुके हैं, मैं उसी को रिकॉल करवा रहा हूं। चलो, हमारे कंपनी को कौन से कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कहां किया गया? विनीत वेलकम बेटा, रक्षित, यंजी, शेख, मानसी, गौरव, रक्षित, प्रीतम, प्रज्ञा, देवाशीष, जुबेर, मिंटू, बताओ, नलायको बताओ कौन सा? सर आंसर है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20। ये वो सेक्शन है जहां पर डिफाइन किया गया हमारे कंपनी एक्ट को। सर क्या था, क्या डेफिनेशन थी, आओ लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी भैया, कंपनी का मतलब क्या था? बोले कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी, एनी कंपनी लिख लो, विच इज इनकॉर्पोरेटेड under the Companies Act 13 or under any other previous company law, or under any other previous company law। अब बताओ क्या तुम्हें इस बात का जवाब मिला? ये ये प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से भाई? ये प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई सिंपल सी बात, आज कोई कंपनी बनाएगा तो कंपनी 13 को फॉलो करेगा, ठीक है, मान लिया। बट ये प्रैक्टिकली बोलूं तो ये प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से? बेटा यही वाले
ये वाले जो तुम सारे देख रहे हो, ये सारे के सारे ही प्रीवियस कंपनी लॉ कहलाते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास में जितने भी तुम्हें देख रहे हो, ये सारे के सारे हमारे पास में प्रीवियस कंपनी लॉ की कैटेगरी में काउंट होते हैं। इन्हीं को हमारे पास में हम प्रीवियस कंपनी लॉ कहते हैं। इन शॉर्ट ये है वो प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कहने का मतलब क्या निकल के आया कि डेफिनेशन में ही मेंशन किया गया है कि इन ईयर में कोई कंपनी अगर बनाई गई थी तो भैया वो आज भी कंपनी कहलाएगी। पहला पॉइंट। आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ते। अब बात आई, डेफिनेशन तो क्लियर हो गया हमारे पास में, तो सिंपल सी बात डेफिनेशन और समझ लो ध्यान से। एक बात और सुनना, क्या किसी भी बिजनेस को कंपनी कहोगे? आंसर इज नो। हमने जाना भैया कि भैया ऑलवेज रिमेंबर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी, क्योंकि डेफिनेशन में लिख दिया गया कि कोई भी बिजनेस कंपनी नहीं कहलाएगा जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। तो कंपनी 13 में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो कंपनी कहलाएगी। तो इन शॉर्ट इनमें से किसी भी ईयर में हुआ, कोई कंपनी बनाई गई, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एग्जांपल दो, मैंने एग्जांपल दिया भी था, याद करो। पहले आईटीसी का नाम लिया था मैंने, क्यों लिया था? क्योंकि 1913 से पहले 1910 में इंडिया में आईटीसी आ चुकी थी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, से आज हम इंडियन टोबैको कंपनी बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली उसका इनकॉर्पोरेशन तब हुआ था, तो कंपनी नहीं कहलाएगी। यस, आज भी कंपनी कहलाती, पहली चीज। ठीक, आगे आता हूं। तो डेफिनेशन ये याद रखना, और डेफिनेशन आपको यही कंटिन्यू करनी पड़ेगी, याद रखना। और रिपीट कर रहा हूं, इसका सेक्शन याद रखना है। डेफिनेशन पे सेक्शन पूछ सकता है एग्जाम में, जाना रखना, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। वेरी वेरी गुड। आगे आता हूं। अगला पार्ट हमारे पास में है कि डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी, मतलब एम्बिट की बात करते हैं। एम्बिट बोलते हैं बेटा कि कोई पर्टिकुलर जो एक्ट है वो कहां कहां पर एप्लीकेबल है, कहां कहां पर किस चीज पर एप्लीकेबल है, इसका एरिया का, इसका स्कोप क्या। एम्बिट मतलब स्कोप को बोलते हैं। दो बातें आती हैं यारो। एम्बिट मतलब कहां कहां पर एप्लीकेबल और किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल। दो बातें दी गई कंपनी एक्ट में, दो बातें पढ़ने को मिलती है। पहली बात पढ़ने को मिलती है सेक्शन नंबर 1 के अंदर, सेक्शन नंबर 1। दूसरा पार्ट है सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4। सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4। सर दोनों में डिफरेंस है? हाँ, दोनों में डिफरेंस है भाई। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कंपनीज एक्ट कहां पर एप्लीकेबल है, देन योर आंसर विल बी सेक्शन नंबर 1। मतलब ये कि सेक्शन नंबर 1 आपको यह बताता है कि इंडिया में कंपनी एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो कैन यू प्लीज आंसर मी कि इंडिया में कंपनीज एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है? मिंटू, क्रिश, आयुषी, लर्न बिजनेस, विनीत, प्रज्ञा, एस्पिरेंट, जनरल, नीलम, मौसमी, खुशबू, टेल मी गाइस। सॉरी, वेरी गुड पोल बेटा, बहुत बढ़िया। और बहुत पोल कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। एग्जैक्टली, कंपनी एक्ट एज यू नो आर्टिकल 370 हट चुका भाई, हट चुका है। हाँ जी, कृष्णा, प्रीतम, लर्बिन, आयुषी, वेरी गुड। तो बोलेंगे सेक्शन नंबर 4 बताता है क्या बताता है? ये बताता है कि कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट पार्ट लिखिए, कहां एप्लीकेबल है? बोला इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है हमारा कंपनी एक्ट। सेक्शन याद रखना, सेक्शन नंबर 1 सिर्फ ये बताता है कंपनी एक्ट का कि कहां पर एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4 ये बताता है कि किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है। मतलब क्या सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज भी हैं? एग्जांपल मान लो जितने सारे इंडिया में बैंक्स हैं, एग्जांपल जितने सारे बैंक्स हैं, तो बैंक्स मतलब बैंकिंग कंपनी, बैंक्स मतलब बैंकिंग कंपनी। जितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो क्वेश्चन ये आया कि ये कंपनीज के अपने अलग से एक्ट भी तो है भाई। बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस ईडा के अंडर में काम करता है। तो प्रैक्टिकली जिनके खुद के भी एक्ट है, इंक्लूडिंग अवर इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट भी किसमें आता है? अलग से एक्ट है भैया। तो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं जिनके खुद के अलग से अपने एक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो क्वेश्चन ये आया कि इतनी सारी कंपनीज हैं, क्या उनके ऊपर भी हमारा कंपनी 13 एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चन तो ये आया। तो आंसर है हां, उन पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर उन कंपनी उन पर्टिकुलर कंपनी के एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो उसे ओवरराइड नहीं करेगा। रिपीट कर रहा हूं, उसे ओवरराइड नहीं करेगा कंपनी एक्ट। इन शॉर्ट, जिसके घर में जो बातें लिखी हैं वो पहले घर के रूल फॉलो करेगा। अगर घर में, घर मतलब खुद के एक्ट में लिखा हुआ है, तो अगर अपने घर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो कंपनी एक्ट फॉलो होगा। तो बात हमने पढ़ी। तो सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4 बात करता है इसी के बारे में और कहता है भैया ये पार्ट किस किस पर एप्लीकेबल है। तो यहां तक क्लियर? आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर लगे कि नोट करना है मुझे बोल देना प्लीज, ठीक है? और नोट करना मैंडेटरी है, क्योंकि अभी तो भैया कहानी शुरू हुई है। ऐसे करके तुम्हारे एक से एक बढ़िया बढ़िया बेहतरीन टॉपिक जाएंगे, वो सब ढंग से क्लियर होंगे तुम्हारे। तो फर्स्ट मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है गाइस? इवोल्यूशन, डेफिनेशन क्लियर है,
कहां पर एप्लीकेबल, क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। कृष्णा, यस। देवाशीष, नेहा, क्लियर है, क्लियर है। चले आगे बढ़े, ऑल क्लियर सर। तो लिखो भैया, अब बात करते हैं हमारे पास में कि किन पर एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 1 लिखो, इट इज सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4। तो लिखो किन कंपनी पर एप्लीकेबल है। फर्स्ट तो पहले क्या बनेगा, सबसे पहले तो वही है भैया हमारा कौन सा, कि कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई कहां पे, कंपनी 13 में या किसी प्रीवियस कंपनी लो पे। तो लिखो कौन सी कंपनीज, कंपनीज कंपनीज कौन सी भाई, लिखो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 13 टीसी लिख रहा हूं शॉर्ट में, शॉर्ट में लिख, चार्ट नोटबुक में शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हो जिनकी क्लैरिटी तुमको। 13 और प्रीवियस कंपनी लो, प्रीवियस कंपनीज एक्ट, प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो पहला पार्ट बना हमारा उन सभी कंपनी पर एप्लीकेबल है जो भैया आज बन रही है या बन चुकी है पिछले कंपनी एक्ट के अंदर। दूसरा नंबर 2 इज कौन सी कंपनी पर, लिखो इंश्योरेंस कंपनी पर। इंडिया के अंदर जितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी हमारा कंपनी एक्ट 13 एप्लीकेबल होगा। बट मैं अगेन बोल रहा हूं, कब होगा, जब उनके खुद के एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ तब होगा। एग्जांपल देके बताता हूं, लेट्स सपोज मैंने पहले बोला था पार्टनरशिप एक्ट, हम पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं लिखा हुआ बट मिनिमम के बारे में लिखा हुआ है। तो मिनिमम हम फॉलो करते हैं पार्टनरशिप एक्ट का, मैक्सिमम फॉलो करते हैं कंपनी एक्ट का। क्या बात कर रहे हो, हाँ एग्जैक्टली। तो आगे लिखते हैं सेम ऐसे यहां पर इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट लिखो जितनी सारी बैंक्स हैं, मतलब इंश्योर जितनी सारे बैंकिंग कंपनीज है गाइस, तो सभी बैंकिंग कंपनीज के ऊपर हमारा कंपनी एक्ट 13 एप्लीकेबल होगा। कंपनी एप्लीकेबल होगा मतलब ये हुआ कि भैया कंपनी एक्ट उसके जितने सारे प्रोविजंस हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे अगर वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो। इसके बाद में कौन सा हमारे पास में, इसके बाद में बैंक के अलावा कौन सा, लिखो कौन से जिनके खुद के अपने अलग से एक्ट हैं, तो बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनीज। मतलब क्या होता है भाई, मतलब होता है जिनके खुद के अलग से अपने एक्ट होते हैं। याद रखना, जिन जिन कंपनी अपने अपने अलग से एक्ट हैं उन कंपनीज को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, विच मींस स्टैट्यूट। समझ रहे हो क्यों नाम दिया गया, बिकॉज द वर्ड हेयर इज स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट, इसका मतलब भी होता है एक्ट होता है, दूसरा नाम इसका एक्ट है। तो मतलब जिनके खुद के अपने सेपरेट एक्ट है उन पे भी कंपनी एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और कौन सा भैया, लिखो पावर जनरेशन कंपनीज, लिख लो पावर जनरेशन कंपनीज, पावर जनरेशन। सर क्या हमें इस डीप में जाना है, नहीं बेटा इस डीप में नहीं जाना आपको, ठीक है। पावर जनरेशन कंपनीज, जो कंपनीज इंडिया के अंदर पावर जनरेट करती है। बेटा मैंने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं बोला, मैंने बोला पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी। एनटीपीसी कौन सी कंपनी है भाई, एनटीपीसी है, रिमेंबर रिलायंस पावर है, टाटा पावर है। एक पावर कंपनी कौन सी है, जो बिजली बनाती है, बिजली बनाती है। यस बेटा। सर ये आईसीआईएल किसमें आएगा, ऑब्वियस बेटा इसमें आएगा, ये इसके अंदर आएगा। अलग से जिनके अपने एक्ट है, आरबीआई, जीआईसी सब इसमें आता है, एलआईसी सब इसके अंदर आता है, ठीक है। ओके आगे आता हूं। इसके बाद में कौन सा हमारे पास में, और भी है, हाँ और भी है भैया, और कौन सा है लिख लो। इसके अलावा हमारे पास में वो कंपनी लिखो, कंपनीज नोटिफाइड बाय सीजी। अभी मैं बात करूंगा इसके थोड़ा सा, कंपनीज नोटिफाइड बाय सीजी मतलब कंपनी नहीं थी वो, ये पहले कंपनी थी ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट के पास में खुद का एक पब्लिकेशन है जिसे गवर्नमेंट बोलती है मेरा ऑफिशियल गजट। याद रखना, गवर्नमेंट की जितनी सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं, वो आती है ऑफिशियल गजट के अंदर। तो क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली भैया मेरे पास तो खुद का ऑफिशियल गजट है, पब्लिकेशन हाउस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब भी, याद रखने एक वर्ड सिखा रहा हूं, जब तुम लॉ में नोटिफाई वर्ड सीखोगे, नोटिफाइड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया, विच मींस दैट इसका मतलब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर अपने ऑफिशियल गजट के अंदर क्या किया, जिनको अपने पास कंपनी के रूप में बना दिया कि आज से तुम कंपनी कहलाओगी। एग्जांपल मुझे बताओ, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, नाम सुना है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये क्या है बेटा, भारत पेट्रोलियम, एमटीएनएल, क्या है सारे, ये सब बेटा आपके पास में पहले कंपनी थोड़ी थी, रिमेंबर, बना दी गई। तो क्वेश्चन ये आया कि कंपनी नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट नोटिफाई करके भी किसी बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है और करती है,
तो उसके ऊपर वो अप्लाई होगा, एनएचएआई, रिमेंबर, ये अप्लाई होगा इन शॉर्ट कहने का मतलब। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, ये वो कैटेगरीज है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4, विच मीन्स दैट कि जो कंपनी नहीं थी बट अब कंपनी कहलाएंगी। बोलो क्लियर है, अप्लाई होगा। अंजलि बेटा हो चुका स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं, इतना किया हम लोगों ने, बेचारा नहीं किया। चलो अभी मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूं, स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। चलो आगे बढ़े। तो इवोल्यूशन की बात की, डेफिनेशन की बात की, एम्बिट की बात की, रिकॉल कर लो। टारगेट रिकॉल कराने का है, पढ़ाने का नहीं, रिकॉल करने का कि भैया क्या सेक्शन 1 में डेफिनेशन थी, हमें याद है, हाँ याद है। क्या सेक्शन 1(4) में हमारे पास में याद है कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है, हाँ हमें याद है, रिमेंबर, याद रहेगा, आ गया हूं। चले, तो ये थी हमारे पास बेटा स्टार्टिंग पार्ट, कौन सी, इंट्रो में डेफिनेशन और इंट्रो में आपके पास में एप्लीकेबिलिटी वाली पार्ट। अब मैं आता हूं हमारे उस टॉपिक की ओर, जब बोलते हैं हमारे अभी इसको इंट्रो में एक पार्ट और पढ़ेंगे हमारे पास में, अथॉरिटीज कौन कौन सी है। यहां तक क्लियर है गाइस, आगे बढ़ सकता हूं मैं, कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग, आगे बढ़ूं। मैंने एग्जांपल अभी लिखे हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर प्रॉपर्ली। बताओ, टेल मी, क्या हम सर्च करें, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कराएंगे, कंटिन्यू करूं। अब आती है अथॉरिटीज, नोट करते हैं। चलो, द नेक्स्ट चार्ट विल बी ऑन अथॉरिटीज। कंपनी एक्ट के अंदर नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, यस सर, यस सर, ओके यस सर। चलो, आज तो मैंने स्क्रीन पे सामने लगाई, दिखे तुम क्या बोल रहे हो मुझे। हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, इसके अंदर अथॉरिटीज की बात करते हैं कि कंपनी एक्ट के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज है। कंपनी एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटीज है गाइस। तो अथॉरिटीज मतलब भैया सिंपल सी बात, कंपनी का चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो, कंपनी का चाहे कंप्लेंट वाला पार्ट हो, कौन कौन सी अथॉरिटी इसको डील करती है। हाँ अंजलि कोई बेटे मेरी बेटा यहां से कंटिन्यू कर लो, आप एक पेज छोड़ दो अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि मैंने सब पेड़ बच्चों को बोल रखा है कि भैया अपना पेज छोड़ना आपको, ठीक है, आप यहां से कंटिन्यू कर लो बेटा, ठीक है। अथॉरिटीज पे आते हैं, तो अथॉरिटी का पार्ट क्या है भैया, अथॉरिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा हमारे पास बना जिसे हम बोलते हैं कंप्लायंस अथॉरिटी। फर्स्ट वर्ड इज कंप्लायंस अथॉरिटी, दूसरा है कंप्लेंट अथॉरिटी, कंप्लायंस एंड कंप्लेंट अथॉरिटी। तो हमारे कंपनी एक्ट में कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करवाना, जितने प्रोविजन लिखे हुए उसमें चेंजेस लेके आना, अमेंडमेंट लेके आना, उसे बनाना, उसे अप्लाई करवाना, ये काम किसका है, इसको बोलते हैं कंप्लाई करवाना। कंप्लायंस का मतलब होता है पूरा करवाने को बोलता है, पूरा कौन करवाएगा, रिमेंबर, इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, रिमेंबर, तो वो है कंप्लायंस अथॉरिटी। दूसरा कंप्लेंट, कि अगर कल को कोई केस वगैरह होगा तो केस कहां करोगे, एम्प्लॉइज का कंपनी के मैनेजमेंट से झगड़ा हो गया, स्टेक होल्डर का पैसा खा गई कंपनी, रिमेंबर, या दो कंपनी का झगड़ा आपस में हो गया, तो कहां जाएंगे वो लोग, कंप्लेंट कहां करेंगे, वो पार्ट है। तो बात पढ़ते हैं कंप्लायंस में भैया 3 है, कौन कौन से, लिख लो। फर्स्ट वन इज, हम पढ़ चुके हैं, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, चार्ट बनवा रहा हूं, क्लास में डीप में पढ़ चुके हैं इस पार्ट को पूरा हम, ठीक है। कंप्लायंस का मतलब क्या, कंप्लायंस में 3 अथॉरिटी है बेटा। सबसे पहले आता हमारे पास में कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी, जिसके नाम दूसरा नाम क्या है, सीजी बोले तो एमसीए, सीजी बोले तो एमसीए, मतलब कैसे, अरे भैया सिंपल सी बात, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग। गवर्नमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, तो जो मिनिस्ट्री हमारे कंपनी एक्ट के अफेयर्स को देखती है, उसे फॉलो करवाती है, उसमें चेंजेस लेके आती है, रिमेंबर, इंप्लीमेंटेशन करना हो, रिमूवल करना हो, कुछ भी करना हो, तो नेशनल लेवल के ऊपर जो अथॉरिटी है, दैट नेशनल अथॉरिटीज क्या बोलते हैं, एमसीए। दैट मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए, ये वो अथॉरिटीज को बोलते हैं। और नेशनल लेवल, आई कैन यूज दी वर्ड, कौन सा है ये, नेशनल लेवल अथॉरिटी, लिख लो इस बात को, इट इज अ नेशनल लेवल अथॉरिटी, नेशनल कंप्लायंस अथॉरिटी, यू कैन यूज दी वर्ड नेशनल कंप्लायंस, नेशनल कंप्लायंस अथॉरिटी। नेशनल लेवल पे अगर लॉ के प्रोविजन, कंपनी के प्रोविजन को फॉलो करवाएगी, तो वो यही अथॉरिटी फॉलो करवाएगी, नंबर 1। नंबर 2 लिखो कौन सा है, उसके बाद आया हमारे पास किसका, स्टेट, नहीं, स्टेट के बीच में देखो, नेशनल और स्टेट के बीच में एक और है, क्या नाम है, लिखो रीजनल लेवल। तो रीजनल में कौन है, लिखो रीजनल डायरेक्टर, क्या नाम आएगा इसका, हाँ आपने नाम पढ़ा, हाँ पढ़ा सर हमने, आपने पढ़ा, जब आपने एमओए और एओए वाली क्लास की होगी तो वहां पर स्पेसिफिकली पढ़ने को मिला होगा कि अगर कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही स्टेट में चेंज होता है, सेम स्टेट में चेंज होता है, स्टेट चेंज नहीं होती, तो वहां पे अप्रूवल ऑफ सीजी नहीं लगता, वहां अप्रूवल ऑफ आरडी लगता है, रिमेंबर। बट एक स्टेट से सेकंड स्टेट में जाओगे तो वहां पर अप्रूवल ऑफ आरओसी लगता है, अप्रूवल सीजी लगता है उस केस में, यस, ओके, वेरी, अरे वाह भैया मजा आ गया। देखो ये है बेनिफिट। अब लेट्स सपोज आपने प्रोविजन पढ़े, लिख रहे हैं, रीजन इज, उसके साथ में आप अगर जब लिखोगे ना गाइस, ये प्रोविजन यहां बैठ जाएंगे, इसलिए मैं इनको माइंड मैप नोट्स बोलता हूं।
मतलब सिंपल सी बात, माइंड मैप क्यों है? क्योंकि रीजन माइंड में बैठ जाएंगे। आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिए, आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिए, बट ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे। कब बैठेंगे? जब इनको आप माइंड मैपिंग करोगे। माइंड मैपिंग करना बोलते हैं इसको, चार्ट नहीं, इट इज माइंड मैपिंग बेटा। चले आगे बढ़े, आओ तो आगे बात करते हैं। रीजनल लेवल पे कौन सा नाम दे दिया हमने सर? रीजनल डायरेक्टर कहां पे आएगा? ये आता है सर रीजनल लेवल पे। रीजन क्या होता है भाई? व्हाट इज रीजनल लेवल? भैया हमारे भारत देश को एक राष्ट्र कहा गया, नेशन कहा गया, तो नेशनल लेवल पे सीधी है। लेकिन 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 कल को मैं ये बोलूं कि हर एक स्टेट, एग्जांपल पूरा भारत देश 7 डिफरेंट रीजन में डिवाइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, 7 ही रीजन है भाई। तो जो 7 रीजन हैं, जो हमारे देश के 7 डिफरेंट रीजन्स हैं, उन रीजन्स के ऊपर, उन रीजन्स को कौन कंट्रोल करेगा, कौन कंप्लाई करवाएगा? तो आंसर है रीजनल डायरेक्टर। 7 रीजन नाम लिख रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 7 रीजन है। तो जब जब रीजन की बात आएगी ना किसी के एक्ट में, ध्यान रखना, प्रोविजन में, वहां पे रीजनल डायरेक्टर का नाम मिलेगा, तुमको ध्यान रखो, लिखना है तुमको बात। आगे आता हूं। उसके बाद सबसे प्यारा कौन, जिसे हम प्यार में हमारे लोगों में आंटी बोलते हैं, हमने इसे अपनी क्लास में नाम दिया आंटी, हमारी प्यारी आंटी। कौन है आंटी? हमारी आंटी है आरओसी। मैं आंटी क्यों बोलता हूं पता है इसको? मैं आंटी इसलिए बोलता हूं क्योंकि भैया जितनी बार कंपनी में कुछ भी चेंजेस हुआ, कंपनी कुछ ऑल्ट्रेशन लेके आ रही है, एमओए चेंज कर रही है, एओ चेंज कर रही है, कुछ नया फॉर्म निकाल रही है, रजिस्टर बना रही है, कुछ भी करे कंपनी में, तो लोग कहता है कि आरओसी को बताओ। तो जब जब तुम देखना कुछ भी पार्ट चेंज होने की बात आई, मीटिंग करने की बात आई, रेजोल्यूशन बनाने की बात आई, कॉपी सबमिट करने की बात आई, कुछ भी करोगे ना, आरओसी को तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ती है। इसलिए मैं आरओसी को आंटी बोलता हूं। क्यों आरओसी? क्यों? क्योंकि आरओसी वो डिपार्टमेंट है बेटा जहां से पब्लिक को आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, रिमेंबर। तो इसलिए हम बोलते हैं आरओसी का, हाँ आरओसी खबर होनी पड़ती है। तो आरओसी का पार्ट क्या है? तो आरओसी कौन है भैया? आरओसी है हमारा स्टेट लेवल के ऊपर देखता है। तो बोलेंगे कौन सा? स्टेट लेवल कंप्लायंस। स्टेट लेवल कौन सा? एडमिन कंप्लायंस बोल सकते हैं इसको, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? ये देखता है। तो इन शॉर्ट, अगर कल को मान लो मुझे कोई कंपनी बनानी है, ठीक है, मेरा पहला काम कहां है? मैं कहां जाऊंगा बताना? बेशक मेरे पास में वेबसाइट है www.mca.gov.in, ये बन गई, ठीक है, mca.gov.in। लेकिन लेट्स सपोज मुझे किसी भी कंपनी का, सुनना, अगर मैं चाहता हूं भारत देश के अंदर किसी भी स्टेट में जो कंपनीज हैं, उस कंपनीज का मेमोरेंडम ले चाहिए, मेरे को एमओए चाहिए, एओए चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां से मिलेगा? वो डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा? आरओसी से मिलता है भाई। तो आरओसी स्टेट लेवल के ऊपर कंप्लायंस को देखती है, जितना भी एडमिन पार्ट है उसको मैनेज करती है। ओके, तो ये है मेरा कौन सी? द कंप्लायंस अथॉरिटी। तीनों हो गए। आ गया हूं, नेक्स्ट पे आता हूं। अब आया कंप्लेंट की बारी कि कल को शिकायत करनी हुई तो शिकायत कहां करेंगे? शिकायत कहां करेंगे? हाँ, झगड़े हो गए तो क्या करोगे भैया? कोई कंपनी हमारा पैसा खा गई तो क्या करोगे बताना? कोई कंपनी मेरा पैसा खा गई, अब बताओ कहां जाऊं? तो बोला कंप्लेंट में जाओ, कंप्लेंट करोगे। तो कंप्लेंट में 3 लेवल अगेन, लिखो कौन सा? फर्स्ट लेवल इज भैया सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट। इसको मैं स्टार्ट करता हूं, लोअर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यहां पर लोअर क्या है? पहले लोअर पे नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, 1 2 3 सेम। यहां पर अब मैं पहले लिखता हूं फर्स्ट वाला। फर्स्ट कौन सा है? नोट करो, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। एनसीएलटी को ही याद रखना। एक बात सुन लो, आपने पढ़ लिया है, कंसेप्ट कवर कर लिया है, एनसीएलटी जिसे हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, रिमेंबर। पॉइंट इज, इसी को शॉर्ट में कहते हैं ट्रिब्यूनल। तो जब जब तुम्हें किसी पार्ट में ओनली ट्रिब्यूनल वर्ड देखने को मिले, या फिर तुम्हें देखने को मिले कोर्ट, कंपनी में कोर्ट की बात कर रहा हूं, तुम डायरेक्टली किसी भी पार्ट पे नहीं कूदोगे बेटा। आप पढ़ चुके हैं, ट्रिब्यूनल या कोर्ट का मतलब है एनसीएलटी। अनलेस मेंशन, जब तक ये मेंशन ना करे कि वो एनसीएलटी की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट वर्ड यूज करना होगा, सुप्रीम कोर्ट लिखा मिलेगा। एनसीएलटी की बात करेगा तो एनसीएलटी लिखा मिलेगा। लेकिन जहां पर एनसीएलटी नहीं लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा, सिर्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, कोर्ट लिखा हुआ है, उसका मतलब एक ही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विच मीन्स हमने बोला, क्या बोलो, एनसीएलटी, मतलब दैट कोर्ट ऑफ लॉ विच डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन ऑफ द पार्ट कंपनीज। कंपनी के जितने भी झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ एनसीएलटी में जाते हैं, रिमेंबर। और इसका मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं, क्यों जाते हैं बता चुका हूं पहले, कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें क्यों नहीं, वहां सिविल केसेस जा रहे हैं।
तो कंपनी का अलग से कोर्ट सिस्टम बेटा चल रहा है, ठीक है। दूसरे बात पे आता हूं, तो एनसीएलटी कौन है, नाम लिखना चाहता हूं, इट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो सिर्फ ट्रिब्यूनल लिखा मिले या एनसीएलटी लिखा मिले, मतलब एक ही है। दूसरे वर्ड पे कौन सा है, उसके बाद है ये नंबर 1 पे। सबसे पहले यहां जाओगे आप, यहां केस हारोगे, यहां पे सुनवाई तुम्हारी नहीं हुई तो जाओगे एनसीएलटी में। एनसीएलटी इज कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट का मतलब अपील करने के लिए। तो भैया जब जब मुझे अपील करनी होगी, मेरी सुनवाई नहीं हो पाई, तो क्या बोलेंगे, इट इज एन अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपील बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अपील करने को बोलते हैं, याचना करने को बोलते हैं कि तुम्हारी बात अगर किसी ने नहीं सुनी तो कहां जाके रोगे, यहां जाके रोगे, अरे जी हमारी बात नहीं सुनी, हमारा काम खराब कर दिया। और इवन इसका डिस्कशन बार बार आता है कि अगर एनसीएलटी ने आपने वर्ड सुनने को पढ़ने को मिलेगा कि कोर्ट ने, आपने पढ़ा, आपने अप्रूवल सीजन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा कि कोर्ट ने अगर हमारे पास में जजमेंट फेवर में नहीं दिया, कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया, कोर्ट ने डिनाई कर दिया, तो उस केस में यू विल हैव एन अथॉरिटी टू अपील। अपील कौन है, एनसीएलटी जाते हो, तो यू कैन ऐड द लाइन हियर कि आप एनसीएलटी में जाएंगे। उसके बाद कौन सा, नंबर 2 पे कौन सा, एनसीएलटी हो गया। अब आता है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 कौन सा है भैया, जब कोई सुनवाई नहीं करेगा तो हारे का सहारा कौन, बाबा श्याम नहीं, बाबा श्याम तो जीवन का हारेगा सर। यहां कौन है, कंपनी में बेटा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। कंपनी में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत देश का सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट भी केसेस भी देख रहा है, लेकिन कंपनी की भी हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर कोई केस इसमें हार गए ना, तो उसके बाद यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो। कोई भी अधिकार तुम्हारे पास में नहीं है। भारत देश में तुम्हारे पास अधिकार खत्म हो चुके हैं, कोर्ट सिस्टम खत्म हो गया यहां पर। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं है। और इसके ऊपर इंटरनेशनल कौन सा है, देखो ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा भी और होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पे कौन है भैया, यू कैन राइट दैट, तो लिखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है, नीदरलैंड के अंदर है बेटा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ये केसेस डील करेगा जिसको ये चाहेगा। तो मर्जी नहीं, किसी को भी चला जाएगा। मेनली जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज होती हैं, उन्हीं केस यहां पे जाते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर देश के सुप्रीम कोर्ट में हार जाए तो, ठीक है। लाइक वोडाफोन आइडिया की बात, वोडाफोन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यू कैन चेक दैट। तो ये था हमारे कौन सी अथॉरिटी वाला पार्ट, ये खत्म हो गया। इज इट सो, क्या चार्ट तुम्हारा बन गया, अथॉरिटी का पार्ट चार्ट बन गया, एप्लीकेबिलिटी का बन गया, बोलो बोलो, डन गाइस। आगे बढ़ू, अब मैं आता हूं फीचर ऑफ कंपनी के ऊपर, और स्पीड और तेज करूं, ठीक है, टेल मी, स्पीड और तेज करूं या ठीक है, टेल मी। वेलकम, ठीक है सर, यस सर, ओके। स्पीड ठीक है, तेज कर दूं, बढ़ा दूं स्पीड को, चले, ओके ठीक है। आगे आता हूं, तो लो भैया अब बात करते हैं फीचर ऑफ कंपनी के बारे में। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाएंगे प्यारी सी, हेडिंग लिखो यहां पर, चार्ट बनाते हैं, चलो इसका बनाओ, हेडिंग लिखो फीचर्स। तो फीचर्स के पार्ट में हमारे पास में कंपनी के फीचर कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, उसको चार्ट फॉर्मेट में लिखने वाला हूं ताकि पूरी क्लैरिटी रहे यहां पे हमारे पास में, ठीक है। आओ, तो पहला पार्ट लिखता हूं, लिखो, सबसे पहला फीचर लिखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। द फर्स्ट फीचर इज कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा शॉर्ट में। बॉडी मतलब स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट मतलब इनकॉर्पोरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर नॉर्मल तुम्हें कहीं पे कॉर्पोरेट वर्ड लिखा दिखता रहा, तुम बोलते कंपनी को बोलते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट लो, कंपनी लो, मतलब एक ही है। बट अगर कॉर्पोरेट के साथ में बॉडी वर्ड आ गया, बिजनेस वर्ड आ गया, तो याद रखना उसका मतलब है दैट काइंड ऑफ बिजनेस विच रिक्वायर्ड इनकॉर्पोरेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। तो सेम हमने पढ़ा भैया कि कंपनी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो लिखो द फर्स्ट फीचर क्या करता है, कहता है कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट विच मीन्स, लिखो क्या मतलब हुआ इसका, लिखो कौन सा, मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। तो यहां पर द वर्ड कॉर्पोरेट बोले तो इनकॉर्पोरेशन, द वर्ड इनकॉर्पोरेट बोले तो रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं। तो मतलब अगर कंपनी है
तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बिजनेस कंपनी नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, मस्ट है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट शॉर्ट में, शब्द मैं बोल रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं जो मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। तो पहला प्रोविजन क्या है, कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, लिखते कैसे, कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज क्या बोलेंगे, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी 13 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो। ये लाइन बन गई, ये शॉर्ट पॉइंट बन गया हमारे पास में। आगे आता हूं, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिखता हूं, लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसमें और लिखता हूं, उसमें लिखो आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। पढ़ चुके हो, आर्टिफिशियल बोले तो मतलब भैया जो कि नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, जिसका उसके मम्मी पापा नहीं थे, कि शादी हुई मम्मी पापा की जब बच्चा पैदा हुआ, ऐसा वाली कहानी नहीं है। आर्टिफिशियल है मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है, कोई प्रोसेस है उससे बनाया हुआ पर्सन, मतलब उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जांपल, हमारे देश में जितनी सारी यूनिवर्सिटीज है बेटा, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज है ना, कॉलेजेस बने हुए सारे, ये कौन सा है, थ्रू ए प्रोसेस बना हुआ है। तो पॉइंट है समझना। और लीगल पर्सन मतलब क्या, लीगल पर्सन मतलब ए पर्सन विच इज हैविंग एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। तो पॉइंट ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, बोले इसका मतलब दो हुआ। इसका पहला मतलब तो हुआ कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय, नोट करो, कंपनी इज, शॉर्ट में लिखना, जैसे मैं लिखा शॉर्ट में ऐसे लिखना, आप लोगों को शॉर्ट में ध्यान रखना, शॉर्ट में लिखना है, क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, नॉट बाय नेचुरल बर्थ, नॉट बाय नेचुरल बर्थ, नॉट बाय नेचुरल बर्थ। कंपनी का जो क्रिएशन हुआ है, कर्ता कौन है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, विच मींस लॉ के थ्रू हुआ। लॉ में जो प्रोविजन लिखे हैं पढ़ते ना, कि कौन से द प्रोविजंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो वो प्रोविजन फॉलो कर लो, कंपनी बन जाएगी। दैट इज द काइंड ऑफ दिस, ठीक है। दूसरे पॉइंट, वेरी गुड। एंड लीगल पर्सन मतलब क्या है, कि हैविंग एग्जिस्टेंस, जैसे तुम मैं हैं, हम लोग हैं, नेचुरल पर्सन है, ऐसे इसका एग्जिस्टेंस है कि कंपनी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, खरीदती है भैया। कंपनी खुद की बिल्डिंग्स हैं, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के केसेस हैं, सब कुछ खुद का है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दूसरा पॉइंट क्या इसके अंदर, कि क्रिएशन के पार्ट में लॉ ने बनाया, इसलिए से क्या बोलते हैं, क्या बोले आर्टिफिशियल। दूसरा क्या बोलेंगे, इसलिए कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, लिख लो अगर भाई, कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। दूसरा, हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है। रिमेंबर क्या, कैन बी श्यूड, इस पे केस डाल सकते हो, और कैन श्यू अदर्स, ये दूसरों पे केस डाल सकती है। तो ये सारे अधिकार कौन से हैं भाई, ये सारे अधिकार वो हैं जो बेसिकली एक नेचुरल पर्सन को दिए गए देश के अंदर, तो इसको भी मिल गए। तो इसको मिलने का मतलब क्या है, कि इसके पास ये अधिकार है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस लॉ के अंदर है, आर्टिफिशियल पर्सन। आगे बढ़ू, चले, हाँ एग्जैक्टली बेटा, चलो। तो नेक्स्ट पे आता हूं, नंबर 2, ये हो गया नंबर 2। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 मैं थोड़ा सा गैप में बना के लिखता हूं ताकि बड़ा प्रोविजन है, लिखो। नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी मतलब अगेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लीगल स्ट्रक्चर। तो भैया एक बात सीखो ध्यान से, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ है, तो कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, मतलब क्या हुआ, मतलब दो बात सीखते हैं। हाँ जी, हाँ वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो अब जो लिख रहे हो ना, ये बेस्ट पार्ट है, पता तुमको, यू आर रिकॉलिंग द प्रोविजन। मैं लिख के बोल सकता हूं बात तुमको, और आई कैन गारंटी आफ्टर फ्यू सेशंस ऑफ दिस यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, की भैया जो हमने किया ना, हमारे प्रोविजन हम भूल रहे थे, वो याद हो गए हमें सारे, वो यहां बैठ जाएंगे बेटा अपने आप से। ओके, आगे आता हूं। नेक्स्ट लिखो कौन सा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट अलग से, तो कंपनी का अपना अलग से एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग है, किससे, अपने मेंबर से। कौन, जिसने उन्होंने बनाया। तो कंपनी, मैंने क्लास में पढ़ाया था कि कंपनी बेवफा है, इसके अंदर पढ़ाया था। मतलब क्या था, लिखते हैं, तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट, कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, क्यों है, पढ़ना, लिखो, द मेंबर, कौन सा बोलूंगा, द मेंबर्स एंड कंपनी, द मेंबर्स एंड कंपनी both are
हैविंग डिफरेंट एग्जिस्टेंस, बोथ आर हैविंग डिफरेंट एग्जिस्टेंस। और ये बात तो कोई नई बात थोड़ी, अभी पढ़ा आप लोगों ने कि आर्टिफिशियल पर्सन है, तुम नेचुरल पर्सन हो, भैया हम नेचुरल वो आर्टिफिशियल है। तो बोथ आर हैविंग, क्या बोलूंगा, बोथ आर हैविंग डिफरेंट एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में इनका एग्जिस्टेंस, लिख लो, इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में इनका अलग एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब बनी जब लॉ ने ये लिखा, क्या बोला, लिखो द प्रॉपर्टी, लिखो द प्रॉपर्टी, आई कैन यूज द वर्ड द assets of the company only belongs to the company, the asset of company only belongs to the company, not to the members। क्या बात कर रहे हो, हाँ, कंपनी की जो असेट्स हैं वो कंपनी की हैं, ओनली वर्ड आ गया, ओनली, ओनली बिलोंग टू द कंपनी, नॉट टू द मेंबर, नॉट टू द मेंबर, मेंबर्स की नहीं है। धोखा हो गया ना भाई। मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज परचेज बाय द कंपनी, परचेज फॉर द कंपनी, दैट ओनली बिलोंग्स टू द कंपनी इंक्लूडिंग द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इन शॉर्ट तो उसकी है, किसी और की नहीं है भाई। आगे आता हूं, और क्या बोला, और क्या बोला, इवन, अब ये प्रोविजन एक तरीके से एक बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि भैया जब प्रॉपर्टी तेरी तो लायबिलिटी भी तेरी, हम क्यों लेंगे, सेम कहानी है बोली, लिखो द क्रेडिटर्स, आई कैन यूज द वर्ड द क्रेडिटर्स, या लेनदार जो भी हैं, क्रेडिटर्स या लायबिलिटी, liability of the company belongs to the company, belongs to the company। लेकिन यहां पर एक धोखा और होगा इनके साथ में, वो ये है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। चलो कंपनी में कोई नुकसान हुआ, कंपनी में गड़बड़ी हुई, तो गड़बड़ी के लिए कौन लायबल है, टेल मी गाइस, तुम बताना मुझे। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तुम अलग मैं अलग, द मेंबर्स हु फॉर्म द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, रिमेंबर। नंबर टू इज एसेट कंपनी की है, कंपनी की रहेंगी, बट द पॉइंट इज अगर लायबिलिटी की नाम आती है तो बोलते हैं लायबिलिटी किसकी है, कंपनी की है, मेरी नहीं है। बट पॉइंट, अगर जिस दिन कोई भी गलती हुई, गड़बड़ी हुई, इरेगुलरिटी आई, फ्रॉड हुआ, मिसकंडक्ट हुआ, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल गाइस, टेल मी, बताओ, उस केस में कौन लायबल हो गया। क्या वो लोग जो मैनेजमेंट में बैठे हो बच जाएंगे क्या, वही बोल देंगे हम तो अलग हैं, नहीं, वेरी गुड, हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी, हु इज द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इसी के रिगार्डिंग आपने पढ़े 3 केसेस, याद है, आपने पढ़े थे, अभी केस नहीं पढ़ा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। आपने पढ़े 3 केस, नाम लिख लो उनके रेफरेंस के लिए, तो फर्स्ट केस आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, सलोमन वर्सेस सलोमन, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो यहां पे पूरा केस मत लिखो, हालांकि केस का तरीका मैंने सिखा रखा है कैसे किसी केस स्टडी को पढ़ना होता है, लिखना होता है। आई कैन शो यू दैट गाइज, देखो ध्यान से, पूरा हो चुका हमारा, डन 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 डन। केस में पढ़ने का बैटर हमारा एनएसपीसी, नेम स्टोरी प्रिंटिंग कोर्ट जजमेंट, एनएसपीसी। किसी भी केस को पढ़ने का तरीका हमने कैसे पढ़ा हम लोगों ने, एनएसपीसी। हर केस में 4 चीजें होती है, नेम, स्टोरी, प्रिंटिंग, कोर्ट जजमेंट। अगर किसी बुक में, किसी किताब में अगर आपको प्रिंटिंग नहीं दिखता, कुछ पार्ट नहीं दिखता, आपको ढूंढना है भाई। तो अगर केस याद रखना है, ये 4 चीजें लिखनी होती है। नेम क्या केस का, कहानी क्या थी, प्रिंटिव किसने केस फाइल किया, कोर्ट का जजमेंट क्या रहा। तो अभी मैं जो चार्ट बुक में लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ये कि केस का जजमेंट किसी फेवर में गया था। टेल मी गाइस, सैलोमन वाले केस के अंदर जजमेंट किसके फेवर में था, कंसेप्ट करा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा, नालायक को बताया तुमको मैंने, हाँ बताओ। सैलोमन वर्सेस सैलोमन, एक पर्सन जिसने कंपनी, जो एक लेदर शू मैन्युफैक्चरर था, सोल प्रोप्राइटर था, उसने कंपनी बनाई। क्यों बनाई थी, पूरा पढ़ाया मैंने डिटेल में आपको, कंपनी क्यों बनाई, कितने मेंबर थे, कितने ने बेचा, कितने डिवेंचर होल्डर, कितने सिक्योर, कितने अनसिक्योर, सब बताया। मुझे बताओ किसके फेवर में गया जजमेंट, वेरी वेरी गुड, लाजवाब, मिंटू, देवाशीष, खुशबू, लर्मिन, शौमिता, प्रज्ञा, तुलसी, वेरी गुड, शिवाशीष बहुत बढ़िया, आयुषी लाजवाब, वेरी गुड, शिवाशीष बहुत बढ़िया। किसके फेवर में गया, लिखो जजमेंट, इट लिख दूं, शॉर्ट लिख दूं, इट वॉज हेल्ड, क्या एग्जाम्पल, जजमेंट हेल्ड इन फेवर ऑफ, जजमेंट वॉज हेल्ड इन फेवर ऑफ। और मैंने एक चीज और प्लान किया आप लोगों के लिए कि जितने सारे इंपॉर्टेंट केस क्लोज है ना,
उसके चे सीरीज लेके आ जाऊं तुम्हारे लिए, एक केस स्टडी रिकॉर्ड करूं, अलग से डाल दूं, एक केस स्टडी रिकॉर्ड करूं डाल, ताकि तुम्हें ये ना टेंशन हो कि कितने केस स्टडी पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है। ओके, आई कैन प्लान दिस, मैं प्लान कर सकता हूं तुम लोगों के लिए। हेल्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर सेलोमैन। याद भी हो क्यों हुआ था, क्योंकि वो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर था और कंपनी ने बोला भैया मेंबर अलग कंपनी अलग, अपने घर में जाओ, सिंपल सी बात है। चले अगला, एक केस और था इसके अंदर, नाम लिखो ली वर्सेस ली, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसे किसके पढ़ रहे हो, ये केस है किसके, सेपरेट लीगल एंटिटी के, इसे केस है थर्ड पॉइंट, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अगेन आंसर दो मुझे, ये केस में जजमेंट किसके फेवर में था, क्या ये ली मिस्टर ली है मिसिस ली है, बताओ बताओ बताओ, ये ली मिसिस ली है मिस्टर ली है, मिसिस ली, वेरी गुड। मिस्टर ली तो मर गया था ना भाई, पायलट था, द पायलट द कंपनी सेम पर्सन। थैंक यू सर, यू आर सच अ जीनियस पर्सन, आई एंजॉय लर्निंग फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, तुम नलायक जीनियस तुम हो, तुमसे मैं सीखता हूं। हाँ ओके चलो, तो अब लिखते हैं भैया, और ये मैं लेके आऊंगा डैम शो डैन एक्टर, ठीक है, मैं अलग अलग केस स्टडी तुम्हारे लिए लेके बनाने डाल दूंगा अलग से, ताकि तुम पढ़ना हो, जो केस बोलो देख लो खाली वीडियो जाके। ओके आओ, अभी डीप में नहीं करा, डीप में क्लास में करा रखा है मैंने। ओके आओ, तो आंसर है भैया जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ मिसिस ली, मिसिस ली के फेवर में गया था जजमेंट। इस बात को प्रूव किया कोर्ट ने, बोला भैया सिंपल सी बात, मिस्टर ली मर गया, माना एमडी था रिमेंबर, लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय भी था, तो बीइंग एन एम्प्लॉय उसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड से पैसा दिया जाएगा मरने पर, क्योंकि वो ड्यूटी के टाइम पर मरा था, सिंपल सी बात है। हाँ जी हाँ, आयुषी बेटा एक बात समझना ध्यान से, कुछ केस स्टडीज जो हमारे पास में है, यू कैन अंडरस्टैंड कुछ केस स्टडीज के रेफरेंस। अब एग्जांपल दो समझना, जैसे केस स्टडी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धर्मोदास, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, दैट केस बिलोंग्स टू द माइनर। इसका मतलब क्या, जहां जहां माइनर का पार्ट पढ़ोगे लिखोगे, वहां तुम उस केस स्टडी को रेफरेंस में यूज कर सकते हो। तो सेम अगर यहां पर भी बात करता हूं कि मिस्टर ली मर गया, तो इस केस स्टडी का रेफरेंस तुम लोग परपिचुअल सक्सेशन में भी यूज कर सकते हो। समझ में है, यहां भी यूज कर पाओ, वहां भी यूज कर पाओगे, क्योंकि यहां कोर्ट ने क्या बोला, मेंबर अलग कंपनी अलग, प्लस में मरने के बाद बिजनेस चलता रहा, बंद थोड़ी हो गया, दोनों जगह अप्लाई हो सकता है। तो सिंगल केस स्टडी विल बी यूज इन मैनी मल्टीपल प्लेसेस इन शॉर्ट, बट उसका रेफरेंस प्रॉपर होना चाहिए। चले आगे बढ़ू, आओ अगला केस कौन सा था भैया, क्या पढ़ा, बच्चा एफ गुजदार, बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी, वर्सेस सीआईटी, जहां पर बच्चा एफ गुजदार, ये बच्चा एफ गुजदार कोई मेल नहीं है, फीमेल थी, जानकटा बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो मिसेस बच्चा एफ गुजदार को लगा भैया एग्रीकल्चर कंपनी से आने वाली डिविडेंड की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो टैक्स फ्री होती है, उसे लगा, बताओ किस फेवर में गया जजमेंट, उसे केस डाल दिया सीआईडी मतलब कमीशन इनकम टैक्स के ऊपर, कहां गया, किस फेवर में गया सर, जजमेंट इन फेवर ऑफ, शॉर्ट में लिख दूं, शॉर्ट में फेवर ऑफ सीआईटी। यहां पे कोर्ट ने एफ गुजदार का समर्थन नहीं किया, समर्थन किया सीआईटी का, गाइस ठीक है, ये केस क्लियर हो गया, वेरी गुड ना, लाजवाब। ओके ओके डन गाइस, तो एक दो तीन, तीन के चौथा पे आए, अगला लिखूं द नेक्स्ट फीचर, चलो 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 चलो। हाँ, और आज सेशन 1 है तो आज थोड़ा स्पीड में स्लो ही रखूंगा, ताकि एटलीस्ट तुम्हें एक फ्लो बन जाए मेरे साथ में कि हाँ भी कैसे चार्ट बनाना आपको, ठीक है। आगे आओ, अब आया हमारे पास प्रोविजन नंबर 1 2 3, ठीक है, 4 लिखते हैं, अगला प्रोविजन 4, चलो चलो लिखो बेटा, नेक्स्ट फीचर लिखते हैं, लो तुम्हारा वाला लिखता हूं, परपिचुअल सक्सेशन लिख लो, परपिचुअल सक्सेशन, और मैंने बोला है अलग से नोटबुक बना लो भाई लोगों, ठीक है, परपिचुअल सक्सेशन। तो नोट करो, क्या पढ़ा था कि मेंबर मरे, जिए, इंसॉल्वेंट हो, रिटायर हो, कंपनी मत का बिजनेस चलता रहेगा। तो वर्ड क्या था, लिखो द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी मतलब बिजनेस की बात कर रहा है, कंपनी चलती रहेगी मतलब क्या होता है, बिजनेस, वर्ड ध्यान रखना, तो बिजनेस ऑफ द कंपनी, द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल स्टिल इन एग्जिस्टेंस, will still in existence
कंपनी का बिजनेस हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा, लिख लो कब, इवन इवन क्या, इवन इवन द मेंबर रिटायर, इंसॉल्वेंट और डाइड, लिख लो, चाहे मेंबर मर जाए, शॉर्ट में लिखता हूं, इवन मेंबर्स मेंबर्स में रिटायर, कि रिटायरमेंट ले ले भाई तू, चाहे चाहे तू इंसॉल्वेंट हो जा, ठीक है, चाहे चला जा, गो अवे, भाग जाए यहां से, या फिर और इवन डाइड, या फिर मर ही क्यों ना जाए, और इवन डाइड, मेंबर को कुछ भी हो जाए भैया, कंपनी बंद नहीं होती, खुद चेक कर लो, कंपनी विल स्टिल इन एग्जिस्टेंस, चलती रहती है, बंद नहीं होती। रिलायंस बंद हो गई क्या? नहीं। टाटा कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं। मेंबर आएंगे जाएंगे, तो इससे एक बात और निकल के आती है, हाँ कंपनी बेवफा है, यस, इससे एक बात और निकल के आती है कि भैया कि मेंबर की लाइफ स्पैन से कंपनी के लाइफ स्पैन कोई लेना देना है ही नहीं। परपिचुअल सक्सेशन, यूनिवर्सल सक्सेशन, चलता रहेगा, परपिचुअल इज कॉल्ड यूनिवर्सल, चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं भैया, ठीक है, तुम जाओगे कोई और आएगा, वो चलाए, कंपनी को चलाएगा। तो ये कौन सा था हमारे पास में, परपिचुअल सक्सेशन। अब अगेन आयुषी ने पूछा, आयुषी अब बता, कैन आई यूज द केस स्टडी ली वर्सेस ली अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, यस और नो? यस वी कैन यूज दैट। हाँ, तो अगर मैं रेफरेंस में लिखना चाहूं तो इन रेफरेंस आई कैन यूज द केस स्टडी ऑफ ली वर्सेस ली, क्योंकि वहां पर भी डेथ हुई थी, कंपनी चलती रही थी, मैं यूज कर पाऊंगा, इसमें यूज कर पाऊंगा। आ गया हूं, अगले फीचर पे आता हूं। अगला फीचर कौन सा, लिखो कॉमन सील, कॉमन सील, कॉमन सील कंपनी की। अब कॉमन सील इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया भाई, ठीक है। अब पहला वर्ड तो है कॉमन सील होती क्या है, तो पहले वो लिखता हूं मैं। तो कॉमन सील क्या है, लिखो, इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर, कॉमन सील इज एन ऑफिशियल। मैं दोबारा बोल दूं, यहां पे पैराग्राफ मत लिखना भाई, चार्ट का मतलब यही हुआ, माइंड मैपिंग का मतलब ये हुआ, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड लिखो ताकि क्लैरिटी अपने आप माइंड में बैठ जाएगी, क्योंकि वर्ड्स से चीजें याद आती हैं, पैराग्राफ चीजें याद नहीं आती है रखना, ठीक है, ओके। तो वर्ड है ऑफिशियल सिग्नेचर, कौन सा सिग्नेचर है ऑफिशियल, कौन सा, लिखो नंबर 2, अफिक्स्ड, जो कि लगाया जाएगा, अफिक्स्ड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट, अफिक्स्ड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। क्या तुमने कॉमन सील देखी है बेटा, कैसी होती है, क्या स्टैंप होती है? नहीं, इट इज नॉट ए स्टैंप। क्या आप लोगों ने कॉमन सील देखी है? देखता हूं निकाल के, मैं गूगल पे लिखता हूं, कॉमन सील है, हाँ कॉमन सील, मुझे मिल जाएगी कॉमन सील, मिल जाएगी कॉमन सील, लो भैया, दिखी दिखी दिखी, दिखा तुमको? तो ये है कॉमन सील, इस तरीके की होती है बेटा, ठीक है, ये पेपर पे प्रिंट उभर के निकल के आ जाती है, ठीक है, ओके। अब इसकी बात करता हूं मैं, तो बोला भैया कॉमन सील की बात कर रहे हो, ठीक है, तो कॉमन सील क्या है, कॉमन सील इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर, ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर है, पहली बात। दूसरा क्या होगा, कहां पे लगाना पड़ता है, मैंडेटरी टू अफिक्स, अफिक्स ऑन एवरी, इसे सभी डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा, बट ये तो मीनिंग है इसका। अब मेन जो बात है वो ये है कि कॉमन सील ऑप्शनल या मैंडेटरी, इस बात के ऊपर दुविधाएं रहती थी, इसको सॉल्यूशन क्या था, सुनो ध्यान से। तो इसको दो पार्ट में लिखते हैं, चार्ट बना के। पहला लिखता हूं मैं बिफोर 2015, फर्स्ट इज कॉल्ड बिफोर 2015, और लिखो आफ्टर 2015। क्या है भैया, कॉमन सील 2015 से पहले लगाना मैंडेटरी था, अब ऑप्शन है, तो लगाना की बात नहीं थी। टू हैव ए कॉमन सील इज डिफरेंट वर्ड, लोकेश शब्दों से खेलता है। क्या बोला, क्या पढ़ा आप लोगों ने, हमने पढ़ा बिफोर 15 लिखो कॉमन सील, इसको वर्ड भी वैसा लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, वर्ड ऐसे लिखना, लिखो टू हैव, स्टार्ट द लाइन फ्रॉम दिस वर्ड, टू हैव ए कॉमन सील। बच्चों को लगता है नंबर का कटते हैं, नंबर तुम्हारे यहां कटते हैं भाई। यू आर राइटिंग द वर्ड अफिक्सिंग इज ऑप्शनल, लगाना ऑप्शनल है, नहीं, लॉ ने नहीं बोला प्रोविजन अफिक्सिंग, अफिक्सिंग ऑप्शनल, अफिक्सिंग इज मैंडेटरी, अफिक्सिंग इज स्टिल मैंडेटरी। क्वेश्चन है टू हैव ए कॉमन सील, टू हैव ए कॉमन सील
वॉज मैंडेटरी, कंपनी की चॉइस थी पहले कि कंपनियां अपने लिए कॉमन सील लेना चाहे या ना ले चाहिए, ऑप्शन नहीं था, इट वॉज मैंडेटरी कि सभी कंपनी, अगर कंपनी है तो कॉमन सील भी है, कंपनी है तो कॉमन सील भी है। 2015 के बाद में इस बात को बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? बोला गया भैया, अब कहा गया टू हैव ए कॉमन सील, अगेन टू हैव ए कॉमन सील, टू हैव ए कॉमन सील इज ऑप्शनल नाउ, कि कॉमन सील अब ऑप्शनल है। तो है मतलब लगाना ऑप्शनल नहीं है, रखना ऑप्शनल है। यू वॉन्ट टू अप्लाई, नई नई कंपनी बनाई है, अब नई कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है, लेना चाहिए ले, नहीं लेना मत ले, बट ओल्ड के पास अगर है तो लगानी पड़ेगी। तो पॉइंट याद रखना, कॉमन सील होना या ना होना ऑप्शनल है, लगाना ऑप्शन आज भी नहीं है मेरे भाई, ये बात सीख लो। तो वर्ड क्या निकल के आया यहां से? दो बातें निकल के आई कि लेकिन इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो लिखो, लिखो, बट इफ ए कंपनी is having or not having common seal, having or not having common seal, तो लिखो भाई अफिक्सिंग इज मैंडेटरी। क्या बात कर रहे हो? है तो लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है आज भी रखना, ठीक है। तो वर्ड आया, अब इसके लिए लोगों ने एक प्रोविजन डाल दिया कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए, मस्ट बी साइन। तो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तब भी साइन करने पड़ते हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट पे साइन किसके होंगे? साइन करने पड़ेंगे, कस्टडी के अंदर रहेगा। कॉमन सील है तो कॉमन सील चिपकाओ फिर भी साइन करो। तो साइनिंग इज मैंडेटरी, याद रखना, साइनिंग इज मैंडेटरी। पहले साइनिंग मैंडेटरी नहीं था, 2015 से पहले साइन करना मैंडेटरी नहीं था, कॉमन सील लगा दी, काम चल गया भाई। लेकिन आज के दिन अगर कॉमन सील तुम्हारे पास में है, ठीक है, तो उसको लगाओ और साइन भी करो। कॉमन सील नहीं है तब भी साइन करो। तो साइनिंग मैंडेटरी कर दिया बेटा, तो मस्ट बी साइन, सिग्नेचर मैंडेटरी कर दिया, लोन है ध्यान रखना। तो कौन करेगा साइन? हमने पढ़ा दो बातें इसके अंदर। पहली बात पढ़ी, फर्स्ट नंबर 1 कौन साइन करेगा? बोला वन डायरेक्टर एंड 1 CS। एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा या और एक डायरेक्टर साइन करेगा, रिमेंबर। दूसरा और में क्या आएगा? बोला 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अब ये एक मामला बड़ा पेचीदा बन जाता है, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर। गाइज लेट मी टेल यू, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अरे क्या हुआ, एक सेकंड रुकना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एक मिनट रुकना बेटा, वेट। जाना नहीं, ठीक है, ओके। अब दिखा, चेक करो, ओके, ठीक है। हाँ, खुशबू करी, मैंने पूछा था, यस, हाँ जी, हाँ, साइनिंग मैंडेटरी है भाई, यस, साइनिंग मैंडेटरी है, ओके। चलो, तो बर्ड के यहां पे मतलब क्या है, ये भी लिख लो ध्यान से, क्लैरिटी मिली। कॉमन सील क्या होती है? 15 से पहले क्या, अब क्या, रिमेंबर। दूसरा, कॉमन सील पे साइन अब भी होंगे, रिमेंबर। कॉमन सील अगर है तो एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन तो होगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। कौन करेगा? 1 डायरेक्टर 1 CS या और डायरेक्टर। अब इसमें पॉइंट सुनो ध्यान से, ये पॉइंट कब अप्लाई होता है भाई? ये अप्लाई होगा, लिख लो कब अप्लाई होगा, इफ कंपनी इज हैविंग ए CS। कब बोलूंगा, लिखो, इफ कंपनी इज अपॉइंटेड, लिख लो ताकि तुम्हें याद रहेगा, अपॉइंटेड ए CS। अगर कंपनी ने किसी CS को अपॉइंट कर रखा है तब। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल कि याद रखना, चाहे CA, CMA, CS ये जो होते हैं, अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो इनका अपॉइंटमेंट होता है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑल, रिमेंबर। और उसके अकॉर्डिंग इनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम भी लिखा जाता है।
नाम लिखा मिलेगा, इंफॉर्मेशन लिखी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा वो लिखा मिलेगा, सब लिखा होता है। तब जाके तुम बोलते हो किसी कंपनी के पास सीएस है, सीएमए, सीए है, रिमेंबर। अदरवाइज अगर कोई लिखा मिले कि कंपनी ने सीएस को अपॉइंट नहीं किया, तो ऑलवेज रिमेंबर द सेकंड पार्ट विल फॉलो, मतलब ये फॉलो नहीं होगा, फिर ये फॉलो होगा। इज इट क्लियर? ये था कॉमन सिल का पार्ट। डन गाइस, समझ में आ गया? हमारा 5 हुआ प्रोविजन, क्लियर हो गया। आ गया हूं नेक्स्ट पे आऊं, चलो 1 2 3 4 5, फीचर नंबर 5 पे आता हूं, 6 पे आता, चलो फीचर नंबर 6। और फीचर नंबर 6 लिखो, फीचर नंबर 6 कौन सा लिख के लिखो, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। 6 इज कॉल्ड कंपनी का मैनेजमेंट। तो जब जब कंपनी फीचर, पता अब बहुत सारे बच्चे फीचर छोड़ रहे, फीचर तो पढ़ लेंगे, अरे नहीं, इन लोगों के फीचर है मेरे भाई, इन फीचर में ही सारा जादू है। हाँ, रेजिग्नेशन होगा वापस, हाँ तब भी बेटा उसे मेंशन करना पड़ता है, एग्जैक्टली मेंशन करना पड़ता है, यस हाँ करना पड़ता है। मैनेजमेंट फीचर नंबर 6 लिखते हैं, फीचर नंबर 6। ये नोट हो गया गाइस? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ो, ये वाला चार्ट बन गया, टन 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 टन, बढ़ू आगे, चलो। मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात, कंपनी का मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पीओडी। अब सुनो ध्यान से, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, पीओडी को तो लिखो, कौन है डायरेक्टर, कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन्हें बोलते हैं टर्म्ड एज मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इन्हीं को मैनेजमेंट कहा जाता है, याद रखना बात। क्यों? ये बीओडी है कौन भाई? बोला भैया 2 बातें लिखो इसमें। पहली बात लिखो, कौन है ये है इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड पर्संस, इलेक्टेड पर्संस बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, कंपनी के शेयर होल्डर जिन लोगों को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू, ये वो लोग हैं मेरे भाई, अपनी मर्जी से बीओडी नहीं बन गए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्रमोटर बीओडी बनेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, मे बी है वर्ड वहां पे, मे बी प्रमोटर, मे बी डायरेक्टर, अगर चूज किया गया तो, अपनी मर्जी से नहीं कि मैंने कंपनी बनाई मेरे को बना दो, नहीं। याद रखना, डायरेक्टर का, मैनेजमेंट को चूज करते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन है भैया? ये लोग, ये वो पर्सन हैं जिन्हें इलेक्ट किया गया। कौन होते हैं ये? दे आर एक्सपर्ट्स, लिख लो, ये एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं। तो अगर कोई मान लो कोई प्रमोटर हलवाई है, वो उसे कंपनी का सीवी नहीं पता, उसे बनाएंगे शेयर होल्डर का डायरेक्टर? नहीं बनाएंगे भाई। द पॉइंट इज इलेक्टेड पर्संस बाय दिस शेयर होल्डर इज टर्म्ड एज डायरेक्टर्स, एंड डायरेक्टर्स का ग्रुप कहलाता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो ये है मीनिंग नंबर 6। चले आ गया, आगे आते हैं। 6 के बाद लिखते हैं 7। 6 के बाद आया 7। एक तुम्हारी लाइन लिख दो, तुम्हें याद रहेगा, लिख लो प्रमोटर, लिख लो प्रमोटर्स मे और मे नोट बी, प्रमोटर्स लिखो मे और मे नोट बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रमोटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों केस है भाई। चूज किया गया तो होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे ने पूछा था, मैंने इसलिए रिप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है ओके। आगे बढ़ू, वेरी गुड। हाँ बेटा वो प्रोविजन अलग है, बताऊंगा ना, अभी मैं छेड़ी इस प्रोविजन में, ना अभी इसको ध्यान रखा ली, 2/3 बताऊंगा क्या चक्कर उसका, लॉजिक क्या है, ओके चलो, है ना। क्योंकि जो तू ए बोल रहा है ना नलायक, वो ए वाला पार्ट में भी कहां से लिखा, किसने, कैसे लिखा गया, टेल मी, समझ, ठीक है। अभी रुक जा, मत छेड़ा उस दाद को, तब तक एंट्रेंचमेंट की बात नहीं करूं, मत लेके चलना उस पार्ट को, ठीक है। आ गया 6 और 7 लिखो बेटा, 7 7 7, 7th लिखो, कौन सा है, अब कौन सा बच गया हमारे पास में, ठीक है। ये हो गया बोर्ड डायरेक्टर हो गया, लेट मी टेल यू तो क्या क्या हो चुका, चार्ट बन चुके हैं, डेफिनेशंस, एम्बिट पढ़ लिया, अथॉरिटीज पढ़ ली, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में परपेचुएशन भी हो चुका, सेपरेट प्रॉपर्टी रह गया। तो आ जाओ, लिखो सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये बात तो तुमने पहले ही जान ली, कंपनी अलग है, कंपनी बेवफा है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी, बोले कंपनी की, और प्रॉपर्टी पे आने वाला इंश्योरेंस का इंटरेस्ट भी किसका, कंपनी का।
अच्छा मोस्टली वो भी लेता हूं, हाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर भी ले रहा है, ओके। तो लिखो बेटा, सेपरेट प्रॉपर्टी में नोट क्या करेंगे, लिखो पहली बात नंबर 1, लिखो एनी प्रॉपर्टी या एनी असेट, कौन सी, लिखो परचेज बाय कंपनी और परचेज फॉर कंपनी, परचेज फॉर कंपनी, कंपनी के लिए, कंपनी के द्वारा, ठीक है। आगे लिखो इंक्लूडिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब किसका, इंश्योरेंस का अमाउंट भी, इंक्लूडिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होता है भाई, लिखो ओनली बिलोंग्स टू द कंपनी, ओनली बिलोंग्स टू द कंपनी, वो कंपनी का है, कंपनी का रहेगा, तो क्यों, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी प्रॉपर्टी उसी की होती है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी वाला केस कहां से आया भाई, ये कहानी कहां से निकल के आ गई, कहां से निकल के आ गई, ये कहानी 6 नंबर 7 नंबर कहां से निकल के आ गई, ये निकल के आई हमारे एक प्यारे से केस स्टडी से जिसका नाम है, क्या नाम था केस स्टडी का, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो बताओ भाई लोगों, इस वाले केस में जजमेंट किसके फेवर में था, मैक्यूरा ने केस फाइल किया था कि भैया जो कंपनी का फर्नीचर को आग लग गई, वो फर्नीचर का इंश्योरेंस मेरे नाम से है, तो इंश्योरेंस पैसा मुझे मिलेगा, किसके फेवर में गया जजमेंट बताओ, टेल मी, इंश्योरेंस कंपनी फेवर में गया था या मैक्यूरा फेवर में गया था, टेल मी बताओ बताओ बताओ, हाँ जी आयुषी वेलकम, बोलो बेटा, सर किसी फेवर में गया था, ऑब्वियस कौन सा, जजमेंट इज इन फेवर ऑफ एश्योरेंस कंपनी, बोला भैया कोई कंपनी के कौन सी, कोई कंपनी का प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी कंपनी का तो इंश्योरेंस भी कंपनी का भाई, सिंपल सी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शाबाश, सबका जवाब सही है, तुलसी, सौमित्रा, वरुण, देवाशीष, खुशबू, शिवाशीष, कृष्णा, मिंटू, भुवन, बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा। तो ये कौन सा था हमारा 7। अब आते हैं 8th के ऊपर, 8th वाला कौन सा, 8th वाला भी हमारे पास में है, 8th लिखता हूं, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, गाइस नोट करना मुझे बोल देना प्लीज ध्यान से, ठीक है, ओके, आई विल पॉज द वीडियो, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ जी चले, ओके 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 ओके, एक सेकेंड, हाँ जी आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखो ट्रांसफर ऑफ शेयर गाइस, ट्रांसफर ऑफ शेयर, बताओ भाई लोगों, अब बात आई ट्रांसफर ऑफ शेयर की तो दो बातें आती हैं, प्राइवेट कंपनी में क्या, पब्लिक कंपनी में क्या,
सुनो ध्यान से, प्राइवेट कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी में क्या, तो लिखते हैं दो बातें। ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब होता है बेचने की बात बोलते हैं, कि शेयर किसके नाम पर कौन बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे बताओ, क्या पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर को बेचना अलाउड है? क्या पब्लिक कंपनी में अपने प्रोविजन रिकॉल करते रहो, तो पूछ रहा हूं तुमसे मैं कि हाँ हाँ है या नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में अलाउड है, हाँ अलाउड है सर। तो क्या बोलेंगे, इन पब्लिक कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या करें, इट इज कॉल्ड फ्रीली ट्रांसफर है, मतलब फ्रीली ट्रांसफर। फ्रीली मतलब मुफ्त नहीं है, मुफ्त फ्रीली का मतलब है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अच्छा ये मतलब हुआ इसका, यस। फ्रीली बोले तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, लिख लो, नो रेस्ट्रिक्शन, मुफ्त में नहीं है। पब्लिक कंपनी में तो कोई कुछ नहीं कहेगा भैया, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो बेचने बेचो, रिमेंबर किसी खरीदने खरीदो, सिंपल सी बात है। बट प्रॉब्लम है प्राइवेट कंपनी में, तो लिखो प्राइवेट कंपनी में क्या, नोट करो। पब्लिक कंपनी में तो ठीक है, प्राइवेट में लिखो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में बोला भैया शेयर ट्रांसफर करना रेस्ट्रिक्टेड है, यही पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ यही पढ़ा था सर। तो लिखो इसके बारे में, क्या बोलूंगा, लिखो क्या बोलेंगे, इज रेस्ट्रिक्टेड, शेयर ट्रांसफर इज शॉर्ट में लिखो रेस्ट्रिक्टेड। अब रेस्ट्रिक्टेड लिखने का मतलब क्या है, कि रेस्ट्रिक्शन कहां लिखी हुई है, एक बार सुनना, रेस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड। भैया तुम पे रोक लगा दी कि नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर दिया कि कर ही नहीं पाओगे, होता ना, कभी नहीं कर पाओगे, डिफरेंट थिंग गाइस, ठीक है। हाँ राधिका बेटा आज वो मैंने देखा, मैंने और चेक करूंगा कि सिंगल साइड में क्यों आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ चलो, तो लिखो भैया इज रेस्ट्रिक्टेड, लिखो नॉट प्रोहिबिटेड, लिख दो नॉट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड नहीं है। और याद रखना जब जब लॉ में कहीं पर रेस्ट्रिक्शन वर्ड आता है ना, तो रेस्ट्रिक्शन अपने साथ में सॉल्यूशन भी लेके आता है, कि भैया इन चीजें में अलाउड नहीं है, इन में अलाउड है। मजाक मतलब लो मजाक करता हूं वहां से आपसे, ठीक है। हाँ भुवन चल रहा है बेटा, अभी चलेगा, अपने लेते हैं 10 मिनट, थोड़ी देर लेंगे, 10-15 मिनट और लेंगे, ठीक खत्म कर लेते हैं पहले, ओके। तो लिखो भैया रेस्ट्रिक्टेड में लिखो, कैसे रेस्ट्रिक्टेड है, तो लिखो रेस्ट्रिक्टेड बाय, बताना मुझे, टेल मी गाइस। कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मेंबर दूसरे को शेयर नहीं बेच सकते, बाहर भी नहीं बेच सकते। क्या रेस्ट्रिक्शन है भाई, बोला इट रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हर एक प्राइवेट कंपनी में अगर शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे तो उसकी बात कहां लिखी है, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। क्या रेस्ट्रिक्शन है वो भी सुन लो। रेस्ट्रिक्शन है भैया कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें शेयर बेचने के लिए फर्स्ट, जो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो होंगे तुम्हारे खुद की कंपनी के मेंबर्स, मतलब कंपनीज ओन मेंबर्स। पहले अपने मेंबर से पूछो कि वो खरीदना चाहते नहीं खरीदना चाहते। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, आउटसाइडर को नहीं बेच सकते, डायरेक्टली नहीं बेच सकते। नंबर 2, अगर तुम्हारी कंपनी के तुम्हारे साथी लोग तुम्हारे शेयर नहीं खरीदते हैं, मतलब इफ नॉट बोट बाय, लिख लो बोट या खरीद नहीं गए, बोट बाय, अगर नहीं खरीदे गए बाय ओन मेंबर्स, अगर कंपनी के खुद के मेंबर ने परचेज नहीं किया, तब तुम्हें अलाउड है। लिखो देन ट्रांसफर टू आउटसाइडर इज पॉसिबल, आउटर इज अलाउड। तो भैया ये है रेस्ट्रिक्शन, क्या बात कर रहे हो। हाँ मैंने कहा था क्लास में ज्वाइन करोगे तो मजा आएगा, कुछ चीज नहीं निकलने को आएगी। हाँ जी जमील तो कह रहा है 1 घंटा और ले लो सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आए। ओके चले, तो क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी पर, क्या है कि अगर खुद के कंपनी के लोग मेंबर्स हैं वो नहीं खरीदते, पहले उनसे पूछो, वो उन्होंने मना किया तब बाहर बेच सकते हो। अब वो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, क्योंकि प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि कहीं बेच ही नहीं पाओगे, अलाउड ही नहीं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि बेच पाओगे बट आर्टिकल्स बताएगा, उसमें लिखा होगा कि अपने मेंबर से पूछ लो पहले। अब मान लो हम प्राइवेट कंपनी के मेंबर सारे, तो मैं मुझे अगर शेयर बेचने तो मैं तुमसे पहले पूछूंगा तुम खरीदोगे मेरे शेयर। अब तुमने मना कर दिया कि नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेच सकता हूं, ये नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन। लेकिन ऐसी और भी रेस्ट्रिक्शन होती हैं, अभी फ्यूचर में भी इतना याद रखना, फ्यूचर के अंदर, है ना, ओके। हाँ ओके आओ,
तो ये कौन सा हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 था हमारा, 7 हो गया, 7 7 7। 8 कौन सा हमारा, लिमिटेड लायबिलिटी कौन सा देखते हैं, चलो सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, कॉमन सील भी हमारा हो चुका। ओके आगे आता हूं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर भी हो गया, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी भी हो गया। हाँ 2 बचे, लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो लिमिटेशन ऑफ एक्शन, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। भैया बताना मुझे, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, कंपनी पे कोई उधार है, कंपनी से कोई कर्जा मांगता है, तो कर्जा अगर कंपनी पे नहीं कर पाती तो केस किस पे डलेगा, टेल मी, बताना मुझे, टेल मी टेल मी टेल मी। अगर कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है, कंपनी की संपत्ति कंपनी की है, और मेंबर ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, मेंबर ने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, तो भैया केस किस पे डलेगा बताओ, कंपनी पर। वेरी वेरी गुड, तो लिखो लाजवाब, लिखो लिखो, कौन सी, द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनीज, द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी will only claim their balance, claim their amount, claim their loan या debt, किससे लेंगे, फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द कंपनी। कैसे लेंगे, बाय फाइलिंग शूट, केस डालना ही पड़ेगा ना भाई, बाय फाइलिंग शूट। तो एक्शन कौन लेगा, किस पे लेगा, सिंपल, एक्शन अगर लेंगे तो कंपनी पे लेंगे, केस लेगा कंपनी पे लेगा, बाय फाइलिंग शूट ऑन द कंपनी। मतलब भाई पैसा तुम्हारा तो लायबिलिटी भी तुम्हारी, केस भी तुम्हारा, सिंपल सी बात है। वेरी गुड, चले। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फीचर इज कौन सा, लिमिटेड लायबिलिटी। गाइस किसी को नोट करना प्लीज मुझे बोल देना, ठीक है, ओके, ऐसा नहीं कि मींस छूट गया तुम्हारा, चल रहे तुम आगे, ओके। मुझे बता देना कि हाँ हमारा पार्ट रह रहा है नोट करने के लिए, एनीवन कैन राइट दैट। और 10 मिनट और लेंगे, खत्म करेंगे इस सेशन को, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ जी चले। बोलो बोलो, क्लियर क्लियर, डन, चले आओ। तो लिखो भाई लोगों, अपना नेक्स्ट फीचर कौन सा है, नेक्स्ट लास्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। हालांकि लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्ट तो हमारे पास में सर आगे भी आएगा, टाइप ऑफ कंपनी में पढ़ते हो, बट तुम एक चीज चेक करना आज सेशन के बाद में कि तुमने जो कंसेप्ट पढ़ रखे थे फीचर वाले, तुम्हें इस शॉर्ट चार्ट समरी माइंड मैप की वजह से तुम्हारे कंसेप्ट रिकॉल हो गए हैं। और माय रिकमेंडेशन, एक बार मॉर्निंग में सुबह उठोगे ना, उठ के एक बार जरूर देख लेना यार पूरे चार्ट को, ठीक है, ओके। ये पूरा चार्ट तुम्हें देखना है, उसके बाद तुम्हें हर एक चीज और रिफ्रेश हो जाएगी एक तरीके से। और ये नोटबुक जो सोचो तुम्हारी पूरी लोकी बन गई ना क्लास तक, इतने मजे की चीज होगी भाई, समझ रहे हो, बुक खोलनी नहीं कभी ध्यान से फिर, ओके आओ। तो लिखो लिमिटेड लायबिलिटी इज द लास्ट फीचर, लिखते हैं 9th, लिखते हैं 9th लिखो। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भाई बताना मुझे, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या कंपनी की लायबिलिटी कभी होती है क्या, क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा सर कंपनी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। कंपनी की लायबिलिटी का स्टेटस तो डिसाइड होता है मेंबर्स की लायबिलिटी के स्टेटस से, मतलब मेंबर की जो लायबिलिटी है वही कंपनी की लायबिलिटी है। आई कैन यूज द वर्ड, जो लायबिलिटी मेंबर्स की है वही लायबिलिटी कंपनी की है, ठीक है, जो लायबिलिटी किसकी है, मेंबर्स की है, वही लायबिलिटी कंपनी की है ना। तो लिखो, पहला वर्ड लिखता हूं, लिखो द लायबिलिटी किसकी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स किसकी है, वही है, will be the status of liability, will be the status of liability of the company। जो लायबिलिटी का स्टेटस किसका है, मेंबर्स का है, वही लायबिलिटी का स्टेटस कंपनी का होगा। ये बात तो 100% सही है, क्योंकि भैया कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी मैं तो पैदा ही तुमने की है, मुझे तो बनाया लोग के प्रोविजन ने है, तो मेरी लायबिलिटी किस बात की, मेरी थोड़ी लायबिलिटी बनती है। इसीलिए यहां पर आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रोविजन पढ़ने को मिलते हैं जो आप सीखते हो टाइप ऑफ कंपनी के अंदर। अभी के लिए सुन लो खाली 3 बातें। पहला पार्ट कौन सा पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर।
दूसरी लायबिलिटी कौन सी? लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरी कौन सी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीसरी कौन सी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन हालांकि अनलिमिटेड लायबिलिटी कोई कंपनी बनाता नहीं है, ये कोर्ट यूज करता है पनिशमेंट के रूप में। हम पढ़ चुके हैं पहले कि मेंबर्स की लायबिलिटी पर्सनल होगी, मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी के अमाउंट तक होगी, मेंबर्स की लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक होगी। तीन बातें हैं। तो पहला कौन सा है? लिमिटेड बाय शेयर। तो लिमिटेड में दो केस आते हैं, लिमिटेड में दो केस हैं। पहला कौन सा? लिमिटेड। लिमिटेड लिमिटेड में दो केस हैं बेटा। पहला केस है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो बाय शेयर का मतलब क्या है? लिख लो, कौन सी? मेंबर्स लायबिलिटी। मेंबर्स लायबिलिटी कितनी होगी? लिखो, विल ओनली बी अप टू दी अमाउंट देखो अनपेड ऑन शेयर। अनपेड ऑन शेयर, जितनी अमाउंट शेयर पे अनपेड है। इसको डिटेल में सीख चुके हैं कि अनपेड का मतलब क्या है। मैंने पूरा क्लास में एग्जांपल लिया था, पूरी कहानी जो मैं सुनाई थी। रिलायंस का शेयर खरीद के दिखाया था, रिलायंस का शेयर खरीदा, फिर लॉस में गया, कितना अमाउंट चला गया, वो सब बताया था मैंने। और याद रखना, इसी के ऊपर प्रोविजन भी आता है, रिडक्शन शेयर कैपिटल वाला पार्ट इसी के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, आगे आ गया। दूसरा था बाय गारंटी का मतलब क्या है भाई? अनपेड का मतलब क्या है? जो पैसे तुमने नहीं दिया, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए दे दिया, 6 बचाना, 6 देना पड़ेगा, सिंपल से अनपेड अमाउंट वाला शेयर। दूसरा लिखो, बाय गारंटी में क्या था? कंपनी जब बनाई जाती, कौन सी? खासकर सेक्शन 8 कंपनीज, गारंटी कंपनी ध्यान रखना। जितने सारे तुम्हारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हम पढ़ा हम लोगों ने, रिमेंबर? गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर बनते हैं ना, क्या है ये? इसी के अंदर आते हैं। तो वर्ड लिखो कौन सा? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है? इसमें लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कितनी है? वो है भैया, लिखो कौन सी? अप टू द अमाउंट गारंटी, जो पैसे की गारंटी तुमने दी थी वो पैसा लेके आओ। कब होता है? अब ये ध्यान रखना जो बताने वाला हूं, क्योंकि अगर तुमने पढ़ तो लिया है बट अगर याद नहीं किया इस पार्ट को तो गलती हो जाएगी। ध्यान रखना, गारंटेड अमाउंट तक लायबल हो, बट कब देना पड़ता है? दो केस में देना पड़ता है, एक केस नहीं है। अगर एक केस तो दो ज्यादा रख लो, टू केसेस गाइस। पहला केस बनता है कब देना पड़ेगा? नंबर 1, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तब। दूसरा, एट दी या आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप। अगर तुम्हें निकाल दिया गया आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप, तुम मेंबर थे, तुमने कोई मिसकंडक्ट किया, निकाल दिया गया। तो पहला केस है वाइंडिंग अप वाला, दूसरा केस है एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप वाला। तो मेंबरशिप वाले पार्ट में कब देना पड़ता है? याद है? याद है, हमें याद है। कौन सा था? विद इन 1 ईयर। तो ऐसे खासकर टॉपिक को इंस्टीट्यूट पूछता है क्वेश्चन बना के कि बताओ अगर मेंबरशिप एक्सपायर हुई तो गारंटी वाले पार्ट में क्या होगा। वेरी गुड, लाजवाब, मजा आ गया भाई लोगों। हाँ, मोहम्मद जुबैर कह रहा है सर फिर ये क्यों कहा जाता है कि लायबिलिटी ऑफ कंपनीज दैट ओन एंड ओन नोट मेंबर। मोहम्मद जुबैर बेटा, लायबिलिटी ऑफ कंपनी क्रेडिटर बोलते हैं वहां पे हमारे पास में। लायबिलिटी ऑफ कंपनी का मतलब भैया सिंपल सी बात, स्टेटस की बात कर रहे हैं। दो डिफरेंट बातें हैं बेटा, समझ जुबैर, टू डिफरेंट थिंग्स गाइस। कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, उसका स्टेटस बताओ। तो बोलेंगे वो होगी जब कंपनी बनाने की बात कर रहे हो, जब कंपनी बनाई थी उस टाइम पर मेंबर्स ने जो डिसाइड किया आपस में, वो लायबिलिटी कंपनी चलती रहेंगी। वो डिफरेंट टर्म है लायबिलिटी का। ये टर्म क्या है कि कंपनी लॉस, कंपनी कितना पे करेगी, कंपनी कर्जदार कितने होंगे, तो बोले जितना कंपनी लोन ले रखा है वो उतना होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपनी जब बनाई गई तुम उसे लिमिटेड कंपनी बोलोगे या उसे तुम लिमिटेड बाय गारंटी बोलोगे या अनलिमिटेड कंपनी बोलोगे। तो क्वेश्चन ये है यहां पर, तो यहां पर ये है, इसलिए बोला कि जो मेंबर्स ने जब कंपनी बनाई थी उस टाइम जो अपने आपस की लायबिलिटी डिसाइड की थी वो होगी। एग्जांपल दो, समझना, एग्जांपल समझना, मैंने पता क्लैरिटी लेना जरूरी है। हमने कंपनी बनाई एंड वी ऑल डिसाइडेड कि जो कंपनी हम बना रहे हैं उसके अंदर हमारी लायबिलिटी गारंटी वाली रहेगी कि कल को अगर कंपनी डूबी, बंद हुई,
हम सारे लोग 5-5 लाख रुपए डालेंगे। व्हाट इज दिस? कंपनी बना रहे हो, डिसाइड करिए लाइबिलिटी आज ही। तो क्वेश्चन कंपनी कैसी है, कंपनी का नाम बताओ क्या बनेगा। तो यू विल से कंपनी का नाम है लिमिटेड बाय गारंटी। कैसे पता चला? और ये हम लोगों ने बनाई थी, ये बात है बनाने के टाइम की। ओके, दूसरी बात कब की कर रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं बाद में कि कंपनी की लाइबिलिटी एक्शन की बात कर रहे थे वाली। लोन लिया, कंपनी का लोन है भैया, प्रॉपर्टी भी कंपनी, लोन भी कंपनी का, वो लोन की बात हो रही थी बेटा, लायबल वर्ड है उसके लिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ू तो क्या बोला, विद इन 1 ईयर। कौन सा? विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप, विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप मैम ऑफ मेंबरशिप। बताओ भाई लोगों, क्या यहां तक तुम्हारा माइंड मैप नोट्स बन चुका है ना? क्योंकि तुम्हारा इंट्रो, इवोल्यूशन, फीचर तीनों खत्म हो चुके हैं। और नोट हो गया नहीं हो गया, टेलिंग मुझे बताओ प्लीज, क्या ये नोट हो गया, हाँ या ना? सेट की 1.5 आवर क्लास सेशन होगा आज का हमारा। ठीक है, तो हमारा 1.5 आवर पूरा हो गया, हमारा टॉपिक पूरा हो चुका। मुझे टाइप्स ऑफ कंपनी पिक करना है, ठीक है, और लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वेल पिक करना है। ओके, तो आई ट्राई की सेशन से पहले जो टेस्ट, परसों टेस्ट है, ट्यूसडे टेस्ट है हमारा, तो टेस्ट से पहले हमारे जो पेड बच्चे उनका मैं प्रॉपरली तरीके से ये पार्ट भी पहले रिकॉर्ड करवा दूं आप लोगों को। ओके गाइस, तो चार्ट बन चुका है आप लोगों का। ठीक है, और आई प्लान में एक काम और भी करूंगा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दूं अलग से, ताकि उन्हें भी चीजें मिलती रहे रिसोर्सेज के रूप में। ओके, हाँ हाँ, कौन कर रहा, बस यही मत करो एग्जाम के बारे में बताओ। हाँ भुवन बेटा, टेस्ट पेपर ले रहा हूँ प्रॉपर, मैंने जो भी टास्क दे रखे हैं बच्चों को, ठीक है, डेली टास्क जा रहा है बच्चों के पास में कि भैया आपको आज ये करना है, आपको इतना पढ़ लेना है। तो हमारा टास्क ऑफ द डे होता है, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, हमारे डाउट सेशंस होते हैं लाइव वाले, जो पेड बच्चों के साथ में होते हैं, रेगुलर होते हैं, जूम सेशंस होते हैं। ठीक है, हाउ टू राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ प्रॉपरली। तो प्रॉपर मैंने वहां पे डिस्कशन किया है एक तरीके से कि कौन कौन सा पार्ट हमारा हो चुका, तो जितना पार्ट हो गया उसे चार्ट बुकिंग करवा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओके, हाँ हाँ, अरिंदम नलायक है, ठीक है, अरिंदम मुझे व्हाट्सएप कर रहा, पता तुमको, व्हाट्सएप करके बोल रहा सर ये वाला चार्ट भेज दो। बना नलायक को बनाना है तुम्हें हाथ से हाथ, तुम कंडीशन ही समझ रहे यार, बनाओगे नहीं तो लिखोगे कैसे? ये माइंड में रिटेन तभी होगा। ये चार्ट बुक एक तरीके से माइंड मैपिंग है भाई, कि प्रोविजन की चेन बनती है कि अच्छा ये प्रोविजन का मतलब ये होता है, ये होता है। जो आप पढ़ चुके हो उसकी चेन है ये, आपने जो कंसेप्ट पढ़ लिए उसकी चेन बनवा रहा हूं आप लोगों की मैं। ठीक है, हाँ ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं बोल, पता है मुझे, इट्स नॉट दैट, मैंने ग्रुप बना रखा है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप बेटा। ओके, हाँ जी, हाँ जी, चलो तो गाइज आज का सेशन खत्म किया जाए यहां पर, और नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विल पिक द टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट सेशन ये हमारा हो चुका, इवोल्यूशन, ये तीनों पार्ट हो गए, टाइप ऑफ कंपनी, एंड आई विल ऑल्सो पिक लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट वेल, और पॉसिबली आई विल पिक इन कॉर्पोरेशन कंपनी ऑल्सो। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी और पिक करूंगा मैं, इन कॉर्पोरेशन भी पिक करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, गाना गाओ जाओ, कौन सा, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटे बेटे। सुनो, लाइक कर दो ना लाइक को, हाँ, ताकि मुझे भी खुशी मिले। और कुछ अगर पार्ट पूछना हो, कुछ डाउट हो तुम्हारे पास में, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और बाकी जो पेड वाले हैं ग्रुप में डाल देना भाई लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।